जैसे कोई रूल नहीं है 90 का, बट 100 भी ला सकते हो लाने को। जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है ना, ऐसे लग रहा है दोबारा से पढ़ो सब कुछ। पढ़ाई तो सर जितना मर्जी करो उतना कम है। सर सब भूलता जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब ये है कि नर्वसनेस तो होती है एग्जाम से पहले, बट जी। बस ये है कि सोचो मत एग्जाम है, आप सोचो कि एक नॉर्मल क्लास है। हम्म। बस एक सेकंड दो, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, मीनवाइल किसी के कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। आज पहले ये बताओ कि करना क्या है, प्रैक्टिस करना चाहते हो या डाउट्स क्लास रखनी है? बिकॉज आखिरी क्लास है, ओपन टू ऑल है। जो करना है वो बताओ, वैसा कर लेंगे। सर पहले रीडिंग कर लें फिर डाउट्स ले लेंगे। चलो पहले रीडिंग कर लेते हैं, एक मैं कुछ निकाल लेता हूँ शायरी। 1 मिनट दो, बस शायरी निकाल के स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ। 1 सेकंड बस। रेखता ओपन हो रहा है, बस थोड़ा वेट कीजिए। आजकल रेखता बड़ा स्लो चलता है। डिमांड ज्यादा हो गई ना इसकी भी। नहीं, इन्होंने सर्वर बड़े घटिया क्वालिटी का यूज करते हैं ना ये। मतलब लो क्वालिटी सर्वर्स लोगे आप और ट्रैफिक ज्यादा आ जाएगा तो वो बैठ जाती है साइट। तो इनको सर तब इन्वेस्ट रेट तब तक ये तब तक ये मौकूफ और यानी जज में क्या अंतर होता है? किसमें? मौकूफ में और जज में क्या अंतर होता है?
माफूक। जी। माकूफ माफूक। और जज्म में इनमें क्या फर्क होता है? माकूफ और जज्ब में। जी। हाँ अभी कुछ करते हैं। सर दो साइलेंट मैं बताऊं सर। मौकूफ और सर जज्ब। मैं बताऊं। हाँ दो साइलेंट लेटर एक साथ आते हैं तो जो पहले लेटर होता है उसे जज्म बोलते हैं, और जो बाद का लेटर होता है उसे शायद माकूफ बोलते हैं। जज्ब कह रहे हो जज्म कह रहे हो? जज्म जज्म। जज्म ना। जज्म एक हरकत है जिसका निशान होता है, यह बताया जाता है कि उस अक्षर पर कोई जबर जेर या पेश नहीं है, यानी उस अक्षर की आवाज वहीं रुक जाती है। मतलब वही बात हो जैसे गई कि उसको आधा पढ़ते हैं या आवाज को रोक देते हैं या ज्यादा बढ़ाया नहीं जाता। जैसे तो सब्र। जज्म। हाँ सब्र हो गया ना जैसे। सब्र तो जैसे वो ब पे दर्द ही रुक दर्द जाता है। दर्द है, दर्द फर्ज। हम्म। क्योंकि देखो सब्र, अगर मान के चलो उस पे जबर है तो उसको आप सबर पढ़ोगे। वो वही चीज हो गई ना कि हम इंग्लिश में लिखते हैं, हमने लिखा इंग्लिश में सब्र, तो ब के बाद अ है नहीं है, और उसको सब्र पढ़ा, इसको हम लिखेंगे सबर, तो ब के बाद भी अ है। तो ये जो होना है ना ये अ, अब उर्दू में क्या है वो अ, छोटे अ के लिए कोई लेटर नहीं होता। मान के चलते हैं अगर छोटे ल अ की साउंड किसी वर्ड में आनी भी है तो वो जबर से आनी है। तो वो अगर आप सबर लिखोगे तो मान के चलो स लिखा, ब लिखा और रे लिखा, और बे के ऊपर आपने जबर डाल दिया, तो इस वाली चीज को आप पढ़ोगे सबर। तब वो सब्र नहीं है, वो सबर है, क्योंकि ऊपर जज्म आ रहा है। वो जज्म नहीं, वो आपका जबर आ रहा है। तो जबर जहां आता है वो हल्के अ की साउंड लेकर के आता है, या वो रुकावट लेकर के आता है कि आपने ब के बाद थोड़ा रुक करके र को पढ़ोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो सबर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सब्र नहीं होगा। सब्र वो तब होगा कि ब के तुरंत बाद अगला वाला लेटर आपने पढ़ना ही पढ़ना है। तो उसको आप ये कह दो कि वो आधा ब है, या ये कह दो आप उसके लिए रुके नहीं, या इंग्लिश में उसके बाद में ए वर्ड ए लेटर नहीं है, तीनों ही वे में आप उसको आधा प्रोनाउंस करोगे या बड़ा तेजी से प्रोनाउंस करके अगले वाले लेटर पे चले जाओगे। तो जज्म लगाने का एक वजह ये भी होती है कि एक तो आप कहते हो कि उर्दू में जज्म ने वर्ड को आधा कर दिया, कि जहाँ लेटर को आधा कर दिया, जहाँ जज्म लगा है, सॉरी ये वाला होता है, तो जहाँ जज्म लगा है मतलब वर्ड आधा हो गया, वो ब का आधा ब हो गया। या दूसरा वे में आप ये भी कह सकते हो कि जबर नहीं लगा, तो जबर का ना लगना और वर्ड का आधा होना एक ही बात है उस वे में। तो सर पेज नंबर। हेलो। हाँ जी। सर पेज नंबर 18 पे दिया हुआ है, व्हेन टू साइलेंट लेटर्स कम टुगेदर देन फर्स्ट वुड बी नोन एज ए जज्म एंड सेकंड इज नोन एज मौकूफ, ऑल्सो हाँ नोन एज साकीन। ठीक है, उस चीज को हाँ वैसे कर सकते हो यहाँ पे हम। अभी तो मैंने जज्म जज्म का बताया, दूसरा मौकूफ का इसने मेंशन कर रखा है। मौकूफ का अर्थ होता है रुका हुआ, या जिस पर ठहरा जाए, उसको मौकूफ कहते हैं। मौकूफ मतलब वक्फ करना, वक्फ करना मतलब ठहरना। तो आखिरी हरकत की आवाज समाप्त हो जाती है और अक्सर वह अक्षर जज्म जैसी स्थिति में पढ़ा जाता है। तो बाकी तो ये वैसे भी देखा जाए तो मौकूफ हो गया या जज्म हो गया, ये आपके नेम्स हैं पर्टिकुलरली। आप इनको अगर याद करना चाहते हो सकता है सर पूछ लें वाइवा में।
रिटर्न में तो इससे रिगार्डिंग कोई एज सच क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये चीज पूछी जा सकती है, बाय चांस ये क्वेश्चन उठ जाए कि मौकूफ क्या है, जज्म क्या है, तो इनकी डेफिनेशन को याद कर लेना आप। मौकूफ का उदाहरण जैसे? वही चीज जो इन्होंने बताई कि लास्ट में जो साकिन कहते हैं, जिसे जब दो दो साइलेंट वर्ड एक साथ आते हैं, तो जो सेकंड वाला है उसको मौकूफ कहा जाता है, वही चीज है। सर मैंने वो पेज बेसिक वाले ग्रुप पे डाला है। हाँ ठीक है, तो बाकी सब लोग भी उस पेज से देख लेना। और बुक में मैंने जैसे बताया था कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ऐसी टर्मिनोलॉजीज और भी होंगी बुक के अंदर। तो बुक की जो टर्म्स है ना, उनको याद जरूर कर लेना एटलीस्ट, कि बाय नेम क्या चीज बोली जाती है, उसका मतलब क्या है, और उसका छोटा एक डिस्क्रिप्शन वो माइंड में रख लेना। हालांकि ज्यादा यहाँ मौकूफ का आपको पता होना ठीक है, एक टर्म है, जानकारी होनी चाहिए, लेकिन इस जानकारी से आपको लिखने या फिर पढ़ने में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसमें आपने सब्र कहा, तो आधा यानी बाप यानी रा लग गया है, तो ऐसे दर्द में भी तो दर्द हो जाएगा, क्या होगा? दर्द होगा ना, दर्द होगा, अगर जज्म लगा हुआ है तो दर्द हो जाएगा। तो जज्म तो पढ़ाया ही था मैंने, जज्म तो आधा करने हाँ, के लिए ही तो होता है। हाँ, अब पढ़ाया दो वो तो सूरत है है। कि देखो, जज्म लगा है मतलब लेटर आधा हो रहा है, जज्म लगा है मतलब जबर नहीं है, जबर नहीं है तो उसके अगले वाला जो लेटर है वो अ नहीं हो सकता, तो डायरेक्टली उसमें जाएगा वो। कि जज्म लगा है तो वो सबर नहीं हो सकता, वो सब्र ही होगा। कि ब के बाद अ तो बिल्कुल नहीं है, तो फिर र है, तो ब और र को जब एक साथ पढ़ोगे तो वो थोड़ा स्पीड में आएगा, ब की जो साउंड है वो कम हो जाएगी। सिंपली जिस तरीके से हम सब्र को प्रोनाउंस करते हैं वैसे प्रोनाउंस होगा, वैसे ही दर्द होगा, वैसे ही मर्द होगा। वैसे तो हम मर्द भी बोल देते हैं ना, देहात में जाओगे आप, गांव देहात में, वो तो एकदम स्पष्ट भाषा का प्रयोग वहां नहीं किया जाता, तो कहीं ना कहीं वो मर्द भी कह देते हैं, आदमी को मर्द कहा जाता है, तो वो दर्द को दर्द भी कह देते हैं लोग। तो सर में दर्द हो रहा है तो कह देते हैं, वो सर में दर्द हो रहा है, वो पूरा नुक्ते का पूरा वो करना, हिसाब किताब रखना, वो जिनको लैंग्वेज से ज्यादा प्यार होता है वही करते हैं, बाकी तो लोग अक्सर मिस प्रोनाउंस कर देते हैं चीजों को। तो चलता है, कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज में डिस्टॉर्टेड प्रोनाउंसिएशन ही हम आजकल यूज करते हैं सब। एकदम पुख्ता तौर पे तो आई थिंक बहुत कम लोग हैं जो बोलते हैं। जिंदगी को जिंदगी बोला जाता है, जमीन को जमीन बोला जाता है, तो वो ज का ज कर देते हैं, वो भी कॉमन हुआ पड़ा। जैसे अभी आपने पेज शेयर किया था वो किताबों और किताब, तो मौकूफ क्या है इसमें? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये लिखा नहीं इसके अंदर उदाहरण दे किताब। रखा है कि अगर आगे पढ़ेंगे किताबुन, किताब और उनका। अगर यही रुकेंगे तो मौकूफ किताब। हाँ, इसका क्या मीनिंग हुआ? ये तो मुझे भी नहीं समझ आया, इसने दे दिया उदाहरण, बट क्लियर नहीं हुआ मुझे भी। हम्म, छोड़ो, रहने देते हैं। सर वहां पे कुछ पूछेंगे फिर नहीं आया नहीं तो? पूछेंगे यार, नहीं पूछेंगे, अच्छा। डोंट वरी। और इसके मार्क्स सर भी नहीं कटेंगे, सर मतलब। वही थोड़ा ना पूछेगी जो हमें नहीं आता। अब बाई चांस हाँ, वही पूछ लिया जो नहीं आता, फिर क्या करेंगे? तो ये चीज आपका बात ना जो नहीं, माइंड नहीं सेट आता तो नहीं आता। नहीं आता सर तो ने नहीं आता। सर ने कहा था नहीं आता तो नहीं आता। देखो हाँ, तो सही नंबर तो चीज है। कट गया ना। अरे नहीं कटेंगे यार, नॉट द एंड नंबर ऑफ द क्यों कटेंगे? वर्ल्ड, इतने चिंता ये मत करो। ये भी तो अच्छा। नहीं बताया क्या आएगा। देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप जितने लोग हो सब पास हो, सबके 70-80% से तो ऊपर आ ही जाएंगे। किसी के 90 आएंगे, किसी के 91 आएंगे, किसी के 79 आएंगे, किसी के 88 सर आएंगे। सर हम सब है तो ना बच्चों उससे से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने कॉन्शियस हो वाला। रहे हैं एग्जाम को लेके ना। आपने बहुत एनकरेज कर दिया अब हम लोगों को वाकई में कि 70-80। 70-80 आ जाएंगे 70-80, तो कॉमन चीज है, क्यों क्या क्यों नहीं आएंगे ये बताओ।
सर थैंक यू बात महाराज जी। बात वो नहीं है, वो पास तो उन सबको पता है हो जाएंगे, हाँ थोड़ी हाँ जी ऊपर जाने की बात है, महाराज जी से हाँ आशीर्वाद लेने की बात हो रही है यहाँ पे सब। देखो वो तो एक्चुअली देखो, मेरे को उस भी याद चीज को है मैं बताऊं, उस चीज को भी सबसे। माइंड में मत लो। बाय हाँ, चांस अगर आपका नंबर नहीं आया कि तो महाराज जी से रूठ थोड़ी जाओगे, या उर्दू पढ़ना वो तो छोड़ थोड़ी कहते हैं दोगे। सबको आशीर्वाद तो है आ गए तो तो आ गए, सबको आशीर्वाद, आशीर्वाद सबको सबको है। आशीर्वाद है। 20 लोग हैं, देखो 20 में से 3 जाएंगे, 17 18 रह जाएंगे, तो वो 18 दिल तोड़ के थोड़ी बैठ जाएंगे। बिल्कुल नहीं जा जी पाए तो नहीं बिल्कुल। जा पाए, कोई बात नहीं, दुनिया का अंत थोड़ी हो गया। सर 20 में कोई से 3 20 ही हैं। तो 20 20 ही है 22 हैं, 25 हैं, कितने हो आप? तो क्लास ग्रुप में में तो बड़े सारे हैं। रेगुलर 20 आ रहे हैं लड़के। 80 हैं सर। हाँ 80 जी हैं, 80। 80 ने एग्जाम थोड़ी देना। 82 है, 82। हाँ लास्ट ग्रुप टाइम में तो देखो मैं एक बताता हूँ, पिछली सर बारी, कई साइलेंट, हमारे कई पिछली साइलेंट बारी किलर भी 18 हैं। लोगों ने एग्जाम दिया था, पिछली बारी 31 लोगों ने एग्जाम दिया था, इस बारी मेरे ख्याल से 25 26 लोग होंगे जो एग्जाम देंगे, ज्यादा से ज्यादा 30 मान लो। 30 लोग से ऊपर एग्जाम नहीं देने वाले, जहां तक उम्मीद है। जो हाँ रेगुलर हो आप, 20 21 लोग रेगुलर हो, सिर्फ 9 10 लोग ही ऐसे होंगे जो रेगुलर नहीं है और जो एग्जाम देना चाहेंगे। तो 30 के करीब है मानो, और उसमें से 3 लोग जाएंगे, तो 10% ने ऊपर जाना, 90% नीचे ही बैठेंगे। तो हम्म, उसमें अब देखो, वो तो खुदा की मर्जी है, नंबर आएगा नहीं आएगा। नहीं आएगा तो क्या कर लोगे, कोई ऐसे कोई दुखी महाराज होने जी का वाली बात प्यार तो थोड़ी है। सबके लिए है। हाँ हाँ, दुखी होने वाली बात थोड़ी है। खुदा नीचे भी तो आ जाएगा थोड़ी देर में। हाँ आ अगर जाएगा। हो मास्टर सकता जी है। ने अगर मास्टर नहीं मैं ये भी हो तो। अगर सकता है, मास्टर हो सकता है फोटो सर लास्ट अगर टाइम तो मास्टर फोटो खींची थी, इस बार हो सकता है फोटो खींचे तो सबके साथ फोटो खींच जाएगी। सर अगर सर ये मास्टर भी जी ने तो। ऊपर बुलाना होगा तो अपने आप मेरा पेपर देंगे। बस हाँ, और नहीं क्या। सर ये भी तो हो सकता है फिर नीचे तो आके और देखो ज्यादा देर फूल वो सिंह कर जी, दे और। जी। लिखना कुछ मत, आप पेन पकड़ के बैठ जाना। सर मैं आशीष आशीष बोल रहा हूँ। आशीष है। और अच्छा। और किसी से घबराहट नहीं है। घबराहट केवल इतनी है कि यानी दर्शन सिंह के बारे में लिखना, वो कहते हैं 8 10 लाइन लिखो, और 20 25 लाइन 30 से कम नीचे बन नहीं रही है। उसका छोटा हो नहीं पा रहा, बस इतना थोड़ा चिंता हो रही है। वो तो मैंने सर आप बताया बस था कि आप आप छोटा करके लिखो ना। छोटा ही तो नहीं हो रहा है सर। तो उसको अरे लिखने सर में तो टाइम और लग रहा अच्छी है। बात है, आप बड़ा लिख रहे हो, ज्यादा लिखने में दिक्कत थोड़ा ना है सर। लेकिन जितना वो जितना बड़ा टाइम ले आशीष की जाएगा ना। लिखेंगे उतना टाइम भी तो लेना पड़ेगा भाई मेरे। देखो दोनों वो तो चीजें आप हैं। लिखते रहना, वो मास्टर जी बड़े बाकी आप लिखेंगे। नहीं नहीं, वो देखो मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है, चीजें हैं। आप छोटा लिखो, आप बड़ा लिखोगे ही क्यों। आप जितना हो सकता है छोटा लिखने की कोशिश करो, कम से कम लिखने की कोशिश करो। बस लिखना साफ सुथरा, कटिंग वटिंग नहीं होनी चाहिए। और दूसरा क्या नहीं होना चाहिए आपका, पेपर नहीं छूटना चाहिए। 10 लाइनें बोली हैं, 10 लाइनें लिख दो, छोटी लाइनें लिख दो। सर वो 15 होंगी कि 10 होंगी। पता नहीं, 10 10 होंगी, 15 होंगी, वो एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा। हाँ 10 15 बता रहे हैं 15 तो लेकिन सर ने बोला है। हम जो असाइनमेंट गई दस है से वो 15 की दस गई है। 10 से 15 तक है ना। हम्म। सर कटिंग तो हो ही जाती है, बार बार ही गलत हो जाता है। हम्म। चलो कोई बात नहीं, इतना कोई फर्क नहीं और पड़ता। उसके सर ऊपर क्या है, अगर ये कटिंग तो हो थोड़ा जाती है तो। ये तो थोड़ी और सिंपल शायरी है सर, जैसे आ, पिछली बार दर्शन सिंह जी महाराज ने थोड़ी आपने यानी करीब डिफिकल्ट वाली 15 पॉइंट निकाली। दिए हैं। आपने जो 15 करीब पॉइंट दिए, 15 16 है, उनमें देखते हैं तो फिर कुछ मेन चीज बढ़िया मिल नहीं पा रही है, बहुत छूट जाता है, समस्या ये आती है ना। हम्म। सब लाइंस इम्पोर्टेंट है मतलब। हर लाइन इंपॉर्टेंट हो रही है ना। हम्म। अब अब हम लोग महाराज महाराज कृपाल सिंह के संग रहे हैं पूरा समय, यानी महाराज दर्शन सिंह जी के बारे में बिताया, तो कितना कम लिखे कितना कम सोचे, लेकिन वो 25 30 लाइन से कम हो ही 20 25 लाइन से कम होता ही नहीं। समस्या ये आ रही है ना थोड़ी। बात तो सही कह रहे हो। कोई बात नहीं, देखो छोटा तो ये भी कला है। जो छोटा बना करके लिख लेगा, मान लो उसकी जीत हो गई, वो एक कला है, वो करना पड़ेगा आपको। बड़े को छोटा तो करना पड़ता है ना। जो 2 लाइनों का मैटर है उसको 1 लाइन में करके लेकर वो के आना है दो दो, तो। हाँ दो दो पॉइंट को एक में जोड़ देते हैं। हाँ मैं बताता हूँ ना, देखो आधा हो जाएगा सीधा। बड़ा छोटा है। दर्शन सिंह महाराज जी एक बहुत बड़े शायर थे, बस, लाइन खत्म। दर्शन सिंह महाराज जी ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी किताबें लिखी, ये लाइन दो किताबों वाला खत्म। पॉइंट बड़ा हो रहा है।
बस इतना ही लिखना है कि दर्शन सिंह महाराज जी ने अपनी जिंदगी में बहुत किताबें लिखी। एक लाइन हो गई आपकी। फिर फिर दर्शन सिंह अच्छा, महाराज जी की किताबों में से मुख्य किताब मताए नूर है। हो गई मंजिल तीसरी नूर। लाइन। मताए नूर में मेरी ये एक पसंदीदा शायरी है, उसका मैं 2 लाइन लिख के बताना चाहता हूँ। 2 लाइन लिख के बता दो, ये 2 लाइनें। ये शेर मेरा मंजिल नूर या मताए सर नूर वो सबसे 10 फेवरेट है। लाइन तो फिर ये ऐसी हो जाएंगी और वो जिंदगी बस नामा नहीं पूरा हो रहा सुन उसमें। सुन तो लो भाई, वो बहुत बहुत सारे बहुत पॉइंट्स हैं ऐसे तो। बहुत वही इंपॉर्टेंट चीज मैं बात बता बता रहा रहे हैं, हूँ सुन कि लो थोड़ा भाई। यार देखो, आप एक किसी भी इंसान की ना 10 लाइन के अंदर जिंदगी नामा पूरा नहीं कर सकते। हाँ आप जी। सर अपना जी। खुद का भी नहीं कर सकते। अब सर माई सेल्फ समझना मुर्शिद के तो की है ऐसे ही बातों में को नहीं आप पूरा कुछ। अपने थोड़ा ना बारे में करवाना है। 10 लाइन में हाँ थोड़ी पूरा बता दोगे। उन्होंने तो मुर्शिद के बारे में लिखना है सर, कुछ भी लिखो। हाँ, वो तो मुर्शिद के हमारी बारे में 10 लाइनें लिखो। अब दस राइटिंग लाइन के स्किल देखना अंदर है। 10 लाइन के अंदर आप उनकी जिंदगी बखान नहीं कर सकते हो। हाँ उसके लिए जी। तो हाँ 1000 लाइनों जी। की जरूरत है। हाँ जी। हाँ जी जी। ज्यादा जी ही वही जरूरत है। कर। और पूरी किताब नहीं लिखने के लिए आपको एग्जाम में समय थोड़ी मिलेगा। सर नहीं आई नहीं, थिंक वो तो आपने आप हमारी लिख राइटिंग पाओगे। स्किल देख रहे हैं। हाँ आपने पॉइंट यानी दो बताए, अच्छे बता दिए। मैं क्या मतलब हाँ, उसको मतलब समझ छोटे रहा हूँ। छोटे पॉइंट रखो ना, छोटे छोटे पॉइंट रखो। अब अगर इसी को एक पॉइंट बना लोगे कि दर्शन सिंह महाराज जी ने बहुत सारी किताबें लिखी, उनमें से मुख्य किताब मताए नूर है, और मताए नूर में मेरी ये पसंदीदा शायरी है, और ये शायरी के ये पहला मिसरा है, ये दूसरा मिसरा है। और दर्शन सिंह महाराज जी की शायरी बड़ी ज्यादा दुनिया जहान में फेमस थी। और ये था वो था। अब उसको आप एज अ, अब ये 5 पॉइंट हो गए। आप या तो इसको जी टुकड़ों में 5 पॉइंट बना शायरी लो, शायरी में ही या 5 पॉइंट हो आप गए। इसको ही एक पॉइंट बना करके चलो, तो वो तो पूरा एक पन्ना एक पॉइंट में भर गया। तो 10 पन्ने लिखो 10 पॉइंट के लिए। वो आपकी मर्जी है। वो कर नहीं पाओगे ना आप। वो टाइम की हम्म। भी शॉर्टेज रहेगी, जी लिखावट में जी स्पीड की भी दिक्कत आएगी, कहीं जगह जी आपको लेख स्पेलिंग की प्रॉब्लम होगी, तो कुछ काट पीट भी होगी। ठीक है। जी अगर पेंसिल जी से लिख रहे हो तो हो सकता है रबड़ का भी इस्तेमाल होगा, तो वो जाएगा, टाइम उसमें लगेगा। टाइम टाइम लगेगा। हम्म। तो कोशिश ये करो कि छोटा लिखो, स्पष्ट लिखो, सिंपल लैंग्वेज में लिखो। ज्यादा भारी भरकम बड़े उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल कम से कम करो, ताकि वहां पे आपकी गलती ना हो। जी। थोड़ा बच के चलोगे तो गलती कम होगी ना। आप साफ रास्ते पे चलो, कीचड़ लगेगा नहीं आपके पैरों पे। लेकिन अगर आप भरी बारिश में, और जहाँ पे 2 फुट पानी पहले से ही खड़ा है, वहां पे आप कोशिश करोगे जाने की, तो आप बिना भीगे आ नहीं सकते। तो आप कोशिश करोगे कि मैं बहुत ज्यादा भारी भरकम वर्ड्स और बहुत ज्यादा पैराग्राफ वाइज बना करके बड़े अच्छे अच्छे तरीके से लिखूं, तो वहां आप गलतियां भी ज्यादा करोगे। वहां आपके नंबर भी ज्यादा कटेंगे, क्योंकि आपकी गलतियां बहुत ज्यादा होंगी। थोड़ा बीच का रास्ता निकालोगे, थोड़ा साफ सुथरा लिखोगे, सिंपल लिखोगे, कम गलतियों के साथ लिखोगे, तो आपके नंबर उस हिसाब से कम कटेंगे। मकसद तो 10 लाइन लिखने का है ना, तो 10 लाइनें छोटी छोटी होंगी, साफ सुथरी होंगी, बिना काट पीट के होंगी, और सही स्पेलिंग के साथ होंगी। अच्छे तरीके से उनको लिखा जाएगा, स्पेलिंग आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होगी, तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। बल्कि अब वहाँ ये चीज नहीं देखी जाएगी कि आपने कितना ज्यादा लिखा, कितना सही लिखा वो देखा जाएगा। समझ रहे हो? हम्म। जी जी जी। नहीं, जी। अगर आपने दस मार्गदर्शन। लाइनें हाँ, एक लाइन लिखो, अच्छी लिखो। 10 लाइनें लिखोगे, 10 में से 9 गलत होंगी, तो फिर फायदा क्या हुआ? आज का दिन यानी मार्गदर्शन के लिए बहुत जरूरी आपका है ना। हाँ, वही चीज मैं बता रहा हूँ कि देखो, सबसे पहले किसी भी एग्जाम में ना, आपका दुश्मन होता है समय। समय बर्बाद नहीं करना, समय को बस आप ये समझो कि जो क्वेश्चन में टाइम लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा, उसको छोड़ो, अगला पढ़ो। अगला देखो, हाँ अगला मेरे को आता है, सबसे पहले अगला वाला कर दो, पिछले वाला बाद में कर देना। ऐसे भी होता है कि पेज क्वेश्चन नंबर 1 नहीं समझ आया, छोड़ दो, बाद में आके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ रहा है, तो पहले लिखो आंसर नंबर 2, या क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, और फिर उसका लिख डालो। फिर 3 कर दो। फिर अगर 4 नहीं समझ आ रहा तो पहले 5 कर दो। फिर जो नहीं समझ आ रहे थे और आपके पास समय बचा हुआ है, तो फिर वापस उनके पास जाओ। फिर देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, फिर उसको अटेम्प्ट करो। जहाँ आप अटक गए, तो फिर आपका टाइम चल जाता रहेगा, फिर जो आपको आता है आपका वो भी छूट जाएगा। वो चीज मत करना। सबसे जरूरी है समय, समय का पूरा ख्याल रखना है, टाइमली पेपर सबमिट करना है,
और अच्छे से अगर आप थोड़ी डार्क कलर की पेंसिल से भी लिख सकते हो चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट पढ़ने में आनी चाहिए पेंसिल, साफ सुथरी हैंडराइटिंग हो। जहाँ कहीं लगे गलती हुई है तो मिटा दिया, वो ज़्यादा बेटर है कि अगर आप पेन से लिखोगे और उस पे कट करोगे कि गलत लिख दिया, कट कर दिया, आगे बढ़ गए, तो वो कट पिट वो अच्छी नहीं लगती। पेंसिल से कर ले सर। हाँ, पेंसिल से कर लो, कोई दिक्कत नहीं वो है, अच्छी नोक वाली। वाइटनिंग हाँ वाइटनिंग लगाते हैं टेप जो, वो नहीं चलेगी? देख लो, वो आपकी मर्जी है। नहीं वो ठीक है, मतलब गलत तो नहीं कोशिश है। करना कट ना लगे, कम से हाँ कम ना लगे। लगे, फिर भी अगर लगता है तो जिस वाइटनिंग जिस टेप। स्पेलिंग में आपको डाउट हो ना हम्म, कि ये स्पेलिंग कौन सी है, पहले सोच लो, समझ लो कि हाँ ये स्पेलिंग होगी, तो फिर वही लिखने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि जल्दी में कुछ लिख दिया, याद आया इसमें सिन नहीं स्वाद आना था, तो फिर उसको आपको काटना पड़ा। तो जितना कट होंगे ना हम्म, वो पेपर में गलत लगते हैं वो। सर हम्म। आप पक्का बता दो पेंसिल से यूज कर सकते हैं तो हम फिर करेंगे, नहीं तो। आप एक काम करना ना, आप क्या दिक्कत है, एक पेंसिल और एक पेन दोनों साथ में रख लेना, और एग्जाम वाले दिन जो एग्जाम का कोऑर्डिनेटर होगा उससे पूछना कि क्या हम पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो वो हाँ करते हैं तो कर लेना, अगर वो ना करते हैं तो पेन आपके पास पड़ा ही होगा तो फिर पेन से कर लेना। सर आप से रखो पूछ सकते पेन। हैं ना सर, संडे सर अभी से एक लेक्चर है ना। सर से पूछ लो, हाँ सर से पूछ लो, हाँ बाकी एग्जाम वाले दिन भी पूछ लेना, पेन और पेंसिल दोनों साथ में रख लो। ये संडे को पूछ लिया जाएगा, अच्छा रहेगा हाँ, ये। एक रबड़ शॉर्पनर, पेन, पेंसिल, अगर स्केल की जरूरत है तो स्केल, और एक बढ़िया अच्छी वाइट कलर के पेज वाली जो नोटबुक होती है वो वाली, साफ सुथरी, वो रखना साथ में। जो एक होती है ना रफ कॉपी टाइप, वो ग्रे कलर के पेजेस वाली आती है, वो मत यूज करना। सर साफ सुथ सप्लीमेंट्री यूज कर सकते हैं, जो बच्चे यूज करते हैं सप्लीमेंट्री। देख लेना, वो कर लेना। मतलब हाँ ये है जी। कि पढ़ने में देखो, एग्जाम पेपर ना, एक चीज देखो, आपको दो चीजें, एक तो सही आंसर आपको अच्छे मार्क्स देगा, एक आपको सही तरीके से लिखा हुआ, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ, साफ सुथरा, प्रॉपर स्पेसिंग के साथ, जो कि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो, जिससे तो उससे भी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। लिखा हुआ साफ सुथरा होना चाहिए, भले ही लाइन के बाद आप गैप ज्यादा दे दो, क्योंकि उर्दू में ना जरूरत पड़ती है, कहीं पे मीम है, ऐसा ना हो आप लाइन के नीचे लाइन लिख रहे हो और ऊपर वाला मीम आपके नीचे वाले काफ के साथ टकरा रहा है, वो चीज भी ना हो। तो आप भले ही एक लाइन का गैप दे करके लिखो। सर एक बार मीम दिखा दीजिए ना, वो बहुत लिखने में इतना कंफ्यूजन होता है उसमें, कभी वो मीम नीचे लटक जाता है, कभी देखो, बीच में मीम आता जो है। आखिर में आ रहा है तो नीचे लटकेगा ही, हाँ जी। ये मीम है। मान लो मैंने लिखा यहाँ पे मीम लिखा, मीम ही लिख लेते हैं, ये मीम है, और ये मैंने मीम लिखा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ काफ, तो ये मैंने काफ लिखा, ठीक है। तो ये अटके ना, इसके लिए आप स्पेस दे दो कि चलो ये आपकी पेपर में ना ये 3 लाइनें हैं, आपने अगर यहाँ मीम लिखा है और ऐसे मीम नीचे जा रहा है तो काफ आप यहाँ लिखो, ताकि बीच में ये गैप रहे, इस चीज का ध्यान रखना। ऊपर वाला कुछ भी नीचे वाले के साथ ऐसे टच ना करे, बस वो ध्यान बिंदी रख के साफ सुथरा लिखना। बिंदी बिंदी की दिक्कत हो जाती है। बिंदी बिंदी की भी दिक्कत हो जाती है, तो एक लाइन बीच में छोड़ दो। जो हिंदी वाली कॉपी आती है ना अपनी, लाइन वाली, तो उसमें एक लाइन में लिखा, दूसरी छोड़ दी, फिर एक लाइन में लिखा, तो लाइन छोड़ छोड़ के भी अगर लिखोगे तो साफ सुथरा पढ़ने में आएगा वो। अच्छा, या ये अगर आप, मेरी हाँ, मेरी शब्द कैसे लिखा जाएगा इसे, मेरी? मेरी तो ये लो, अब इसमें मेरी में दो आते हैं, एक तो शायद हाँ जेर लगा दो, ज्यादा बेटर है, हाँ जी, ये ये सब होगा मेरी। पहले भी डिस्कस हुआ था, आपने यही बताया था। हाँ, लेकिन फिर वो सर की क्लास में पता नहीं सर कभी की क्लास में ये वाला होगा, हाँ जी, उन्होंने ये बोला। तो ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं। वो मेरा मेरा वर्ड था शायद, जब अब मेरा था तो मैंने उसकी पूछा था। जगह, हाँ तो मेरा था तो वो आपने। हो जाएगा ना, अलिफ हो जाएगा ना, ये अलिफ आ जाएगा। हाँ जी, सर तो वो यही आपने जेर वाला बताया था। सर ने शायद यहाँ वो ये बताया होगा, कंफ्यूजन हो जाती है हाँ कई हाँ, बार, कोई छोटी नहीं, ए हाँ वाला, छोटी छोटी ये ए वाला, वाला, हाँ छोटी नहीं दोनों बड़ी है। ठीक है। हाँ सॉरी।
हाँ बड़ी ये वाला, दो बड़ी ये वाला कर लो, सर ने जो सर बताया वो कर जेर लो। जेर क्यों लगेगा? जे तो ई के लिए लगता है, मीरी। ए के ए लिए के भी लगता है, ए और ई दोनों के लिए लगता है। मैं बताता हूँ, छोटे ए के लिए और छोटी ई के लिए, दोनों के लिए लग सकता है। सर सैनिक कैसे लिखेंगे? से आई की मात्रा आती है। हाँ सैनी ना, सीन आ गया, ए की आएगी ना। आई की आती है सर, उसके लिए भी यही लगेगा। एन। तो सैनी ऊपर दो। ए की आती है ना, ए की आती नहीं है। सर, ए की नहीं आती। से ऊपर, हाँ, ये ऊपर दो मात्रा आती है। हाँ तो ए की आएगी ना, तो ए की साउंड तो आपको बड़ी ए ही देता है, तो बड़ी ए के दो नुक्ते आ जाएंगे ये वाले, सिन के अच्छा। बाद। सिन के बाद दो नुक्ते बड़ी ए के लिए, फिर नून, फिर छोटी ए। ये नुक्ते आपके बड़ी ए और छोटी ए दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं ना। ये आपको बड़ी ए आपको ए की साउंड देता है, और आपको ए की साउंड देता है। ठीक है, ए की और ए की और ए की, ये तीनों साउंड ये आपको बड़ी ए देता है। और छोटी ए आपको य की साउंड देता है, और आपको य के अलावा बड़ी ई ई। की साउंड देता है। ठीक है, तो दोनों चीजों के लिए और इन पांचों चारों पांचों साउंड के लिए आपके पास नुक्ते यही दो ही हैं। ठीक है, वही चीज होगा सैनी के लिए लिखा जाएगा, वो तो वर्ड टू वर्ड डिपेंड करता है, और वो सर ये जो पहचान हो जाती है। हाँ। हे होता है, छोटी हे जो होता है, उसको जो अगर हम बीच में कहीं सेंटर में जो वो ऐसे घुमा के करते हैं, तो नीचे वो वाला नहीं आता है क्या उसमें? जैसे अगर हमने है लिखना है, अगर हाँ, जैसे तो आपने ये कर नीचे, दिया तो तो नुक्ता नीचे, आना चाहिए। आएगा सिक्स कई जगह सिक्स बुक स्टेप में आएगा। नहीं आता, कई जगह बुक में हाँ, इसको कई जगह हटा नहीं देते हैं, दिया हुआ है। हाँ, लेकिन कई अभी हमें आगे आपको से भी लगाना ये, है। पहचान तो हो जाती है ना कि ये नीचे ऐसे डिप हुआ है, तो मतलब छोटी है, नुक्ता हाँ यार, नदारद है, लेकिन नुक्ता नदारद है भी, तब भी इस शेप से आपको पहचान कर लेनी है। सर बीच नहीं में जैसे है के अभी लिए अगर आपने, हम सिर्फ। जब लिख रहे अभी हैं जो, तो सर हमें लगाना जरूरी है ना, कि सर नहीं? बीच में है के लिए सिर्फ नुक्ता। यही एक शेप है ना सर? हाँ, अभी सर आप जो ये बीच अभी में बाकी है के तेली, लिए एक है तो ये भी होता है, एक है दो चश्मी है भी होता है, तो वो तो कई जगह वो भी आ सकते हैं ना। ये जो अभी आपने बताया नीचे नुक्ता, वो लगाना जरूरी है कि छोड़ भी सकते हैं? लगा दो, ज्यादा अच्छा है। अभी सर जो बुक आप में अभी छूटा है, शायरी जो गलती दिखा रहे बुक थे ना, वाले ने किया वो आप करो, जरूरी थोड़ी है, आप तो पूरा हम्म लगा दो ना। हम्म जैसे अभी आपने शायरी सर अभी जो निकाली हुई थी ना, उसमें देखिए मतलब बीच में ह जो है कहीं पे नीचे है ही नहीं। हाँ, इसी में मैं देख रही थी, हाँ नहीं लगा रखा, लगाया लेकिन हुआ है, नहीं देखो था। यहाँ है, लगा शुरुआत हुआ में, है, या लगा हुआ है। शुरुआत नहीं, में ये है। तुम्हारे में सर, तुम्हारे में देखिए, तुम्हारे में हाँ नहीं में ये, भी नहीं है। हम्म हाँ, ये नहीं में भी नहीं है ना, यही वाला देख रही थी। तो हाँ, कहीं शायरी पे से याद आया, स्टार्टिंग में शायरी है। पढ़नी है क्या? सर हम्म सर ये वो वाली तो पढ़ आती लिया है जितनी गजल। आपने दिखाई ये है। गजल तो सुनी हुई है, तो दूसरी लगाओ ना, ये तो वैसे ही याद है तो ये याद बिना है। पढ़े। हाँ जी। ये 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 अच्छा तो छोटे ये, बुरा छोटे मत। पॉइंट ही बताना अच्छा है सर यार। ये ये तो तो सर, बड़ा इजी ये सा तो लग रहा था सर। नहीं सर, जगजीत की है ना गजल, तो ये तो वैसे ही आती नहीं है, नहीं, तो फिर ये वो। कुंवर जगजीत महेंद्र की। सिंह बेदी की है। सर गाई तो जगजीत ने, हमने तो उसी की सुनी है। अच्छा नहीं जी। मतलब ये सुनी हुई लग रही थी, ठीक है। ये पता है, गुरु नानक देव जी की 16वीं पीढ़ी है ये। अच्छा। ये लेकिन ये कुंवर सर जगजीत। जग ये मतलब सर डायरेक्टली ओ गुरु नानक देव जी के 16वें वंशज हैं, जो मतलब। अच्छा। कमर हाँ लेकिन महिंद्रा। सर हमने ना जगजीत की सुनी है, इसलिए तो वही पूरी याद है, तो वो देख के ना, मतलब पढ़े सर बिना वो एक लाइन से ही बेदी। समझ आ रही। एक दो लाइनें ना सर वो उर्दू के बारे में बता दीजिए, अगर कुछ ऐसा तो नहीं आएगा ना कि उर्दू कहाँ, मतलब पुराने जो शुरू में आप बताते थे देखो, बाय कुछ, चांस अगर पूछा जाए कि उर्दू कैसे बनी, हाँ तो यही आप ये सब चीजें बता बता सकते हो दीजिए। ना कि देखो, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ उर्दू क्या है। उर्दू आपकी, उर्दू जो वर्ड है उसका मतलब होता है खेमा। अगर पूछा जाए कि उर्दू का मतलब क्या है, तो सर को ये बताना है, खेमा। खेमा मतलब सैन, कैंप। और सैनिकों ये का खेमा। सैनिकों का कैंप, और ये अपने आप में टर्किश लैंग्वेज का पार्ट है, टर्किश भाषा का शब्द है ये। ठीक है, तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू। और ये शुरुआत, ये उर्दू से पहले
उर्दू को क्या बोलते थे? उर्दू हिंदुस्तानी हिंदवी हिंदवी को सर, हिंदू हिंदवी। उर्दू को हिंदवी। हिंदुस्तानी बोलते थे और हिंदवी बोलते थे। हिंदवी। हाँ, हिंदवी या हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी बहुत प्रोमिनेंट नाम है कि पहले हिंदवी और हिंदुस्तानी ही चला करता था। 18वीं शताब्दी में आके करीबन मान के चलो, ये 1800 सेंचुरी में आके इसका नाम, क्योंकि उर्दू मान के चलो जब 1200 में बनी, क्योंकि आमिर खुसरो, कहा जाता है कि आमिर खुसरो ने उर्दू बनाई या शुरुआत वहां से हुई। तो सर 1325 में बताया था। आमिर खुसरो का जन्म कब हुआ था? आमिर ये तो हिस्ट्री खुसरो। हो गई ना। हाँ, हिस्ट्री तो देखो, अब हिस्ट्री की तो बात हो रही है। अमीर खुसरो, या 1325 में तो अमीर खुसरो की डेथ हुई थी। 1253 में पैदाइश थी इनकी। तो 12th सेंचुरी हो गया ना। हाँ, 13वीं सदी में। और ये पैदा हुए थे पटियाली में, वर्तमान उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रदेश। और दिल्ली यूपी। में निजामुद्दीन में डेथ हुई थी इनकी। उनके इसमें देखो शागिर्द ही थे। हिंदवी लिखा है। हाँ, वो निजामुद्दीन औलिया की अरबिक। हाँ, दरगाह पे उनके आप जाओगे शागिर्द है। तो उनके ठीक सामने वहां पे आमिर खुसरो की भी दरगाह है। उन्हीं के शागिर्द थे ना। हाँ, वही। इन्होंने उन्होंने उस समय शेर हिंदी गाया था अरबिक। ना। गोरी सेवे, गोरी सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन बही चौदेस, और प्राण हम्म। त्याग दिए थे वहीं पे। हाँ, क्योंकि इसका क्या था, अब 12वीं शताब्दी में इसको हिंदवी हिंदुस्तानी कहा जाने लगा था। 18वीं शताब्दी में इसका नामकरण हुआ उर्दू के नाम से, क्योंकि तब जो खेमे और कैंप में जो भाषा बोली जाती थी वो उर्दू बोली जाती थी। उर्दू के अनगिनत नाम है। उर्दू को रेख्ता भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है मिक्सचर। और रेख्ता शायरों में बड़ा ज़्यादा प्रचलित था कि मिक्स करके जो शायरी पढ़ते थे लोग, कि शायरी में आपको फारसी के, अरबी के और टर्किश, अलग अलग लैंग्वेज के वर्ड्स मिक्स मिलेंगे। तो इस वजह से वो मिक्स करके शायरी करते थे, तो उन्होंने नाम रेख्ता रख दिया। तो रेख्ता भी नाम है। एक इसका नाम है सरायकी। अब सरायकी का नाम कैसे पड़ा? सराय, सराय होती थी जैसे पुराने जमाने के होटल। तो धर्मशाला है। होटल, होटल नहीं, धर्मशाला या होटल। धर्मशाला है। हाँ, धर्मशाला धर्मशाला है। धर्मशाला है। या होटलों में लोग रुका करते थे। होटल ही मान लो, मतलब जो जहाँ रैन बसेरा, रात गुजारने के लिए। और जब कहीं अगर आप कहीं जा रहे हो तो रात गुजारनी है, तो रास्ते में सर कोई दो सराय सर पड़ी, आप रुक गए। सर असली में तो सराय होटल नहीं होती थी। पहले क्या होता था, रस्तों में आपने देखा होगा दीवारें टाइप बनाए हुए होते थे। मतलब कहने का मकसद तो मेरा वही है हाँ कि पुराने जमाने में पैसे नहीं लिए जाते थे हाँ जी, हाँ जी। और सुविधाएं कम होती थी, लेकिन तो काम वहाँ तो वही कोई भी रुक होटल वाला ही जाता हुआ था। ना। रात को हाँ सोना ही तो है, ठहरने के लिए हाँ जगह जी, आपको मुहैया कराई जाती थी। रैन दैट इज कॉल्ड बसेरा सराय। नहीं। हाँ, रैन बसेरा। क्योंकि दिन में तो कोई सराय में ऐसे रुकता नहीं था, रात को ही लोग रुका करते थे। दिन में तो जो जहां जा रहा है वहां चला जाता था फिर। तो वहां पे जब लोग ये रात को सब। रुकते थे या खाना खाते थे, तो जो वहां के लोकल लैंग बंदे थे ना, अब कोई मराठी आया रुकने के लिए तो थोड़ी से दो वर्ड उनको मराठी के पता लग गए। कोई पंजाबी आया तो उसने दो चार वर्ड पंजाबी के बोले, तो पंजाबी के वहाँ कॉमन बातचीत हो गई। कोई उत्तर प्रदेश से गया, उसने अवधी बोली, ब्रज बोली। ठीक है। कोई ऐसे ही पर्शियन आया तो उसने फारसी बोली। ठीक है। कोई हैदराबाद से आया तो उसने कुछ तेलुगु के दो वर्ड डाल दिए बीच में। तो मल्टीपल लैंग्वेजेस, जो सौदागर आते थे या जो भी ट्रैवलर्स आते थे, तो सराय वाले जो थे वो सीख गए थे धीरे धीरे। वो सराय में फिर बात उस तरीके की चलनी शुरू हो गई थी कि वो लैंग्वेज को मिक्स कर देते थे। कुछ वर्ड वहां से उठाए, कुछ वर्ड वहां से उठाए, और वो मिक्स करके बोलना शुरू कर दिया। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड उर्दू, कि आप लैंग्वेजेस को मिक्स कर रहे हो। तो वो उस वर्ड का, उसका वहाँ पे जो नाम पड़ा, उस लैंग्वेज का नाम पड़ा सराइकी। तो उर्दू को बहुत लोग सराइकी भी बोलते हैं, मतलब सराय वाली भाषा, सराय की भाषा।
तो सर देखा जाए तो इसको दहलवी भी कहते हैं। दहलवी भी कहते हैं वो, क्योंकि दिल्ली और मेरठ, दहलवी तो बेसिकली बोला जाता है जो दिल्ली में रहता है। लुधियानवी वो जो लुधियाना में रहता है। साहिर लुधियानवी लुधियाना से है। राहत इंदौरी इंदौर से है। वो ई ऐड कर देते हैं ना बीच में। अब दहलवी मतलब जो दिल्ली से है। दाग दहलवी वो दिल्ली के थे, इसलिए दाग दहलवी नाम रखा उन्होंने अपना। तो दूसरा, अगर मेरे को पता नहीं है कि दहलवी कहते हैं लैंग्वेज को या नहीं। दहलवी दिल्ली में रहने वाले लोगों को तो कहा जाता है, लेकिन अगर स्टेज लैंग्वेज पे को भी भी आते कहते थे, हैं। एक उनका नाम कुछ दहलवी नाम से था। हाँ, मुशायरे में आते थे, अब नहीं है। गुलजार दहलवी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो दहलवी मेरा भी तकल्लुस दहलवी है, ओ, तो दहलवी ही रखते हैं लोग अपना नाम, जो दिल्ली से होते हैं। अब हैदराबाद वाला है तो हैदराबादी हो गया, पंजाब वाला तो पंजाबी हो गया, तो वैसे। अब इसको अगर उर्दू को बोला जाता है दहलवी, तो इसलिए बोला जाता होगा। कंफर्म कर लेना कि बोला जाता है नहीं बोला जाता। शायद वीना जी बता रही हैं तो मे भी होगा। तो हाँ जी सर, बोला जाता है। इसलिए बोला दहलवी, जाता है हिंदवी, क्योंकि हिंदुस्तानी उर्दू के हाँ, नाम है। दहलवी इसलिए बोला जाता है कि मेरठ और मेरठ के आसपास, जैसे गाजियाबाद या दिल्ली, इन इलाकों में ना, ये अवधी नहीं बोली जाती थी। अवधी भाषा बोली जाती है आ, लखनऊ कानपुर वाली साइड, या और पूर्वांचल वाली साइड में, गोरखपुर वाली साइड, या फैजाबाद वाली साइड, वहाँ वहाँ यहाँ पे अवधी। खड़ी बोली। हाँ, वहाँ अवधी बोली जाती थी। दिल्ली मेरठ वाले इलाके में खड़ी बोली होती थी। हम्म। और इसको हम खड़ी बोली बोल देते हैं। खड़ा मतलब खड़ा बैठे वाला खड़ा नहीं। इसका नाम था खरी बोली। जो हरी मतलब खोटी, ठीक है, प्योर। राइट। हाँ, प्योर। प्योर। ओके। खरा खोटा होता है ना, खरा। तो वो वाला खरा था, ये खरी बोली थी। खरी बोली को लोग खड़ी बोली बोल देते हैं, कि खड़ी हुई बोली, या जो इनडिसेंट लैंग्वेज, वैसा नहीं था। खरी बोली थी, ये प्योर लैंग्वेज थी। मतलब तो ये सब कौन से क्वेश्चन, मतलब किस टाइप का ये तो पूछा हिस्ट्री हम, जाएगा तो हम ये नहीं पूछ, ये सब ये बताएंगे। जरूरी नहीं है पूछा जाए। ये तो बस हम अब लग गए इस चीज में, तो मैं बता रहा हूँ। सर जैसे ये नॉर्मली खड़ी, पर खड़ी अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो मुझे लगता है अड़खड़ी ही लिखेंगे ना, आई थिंक। शायद से जैसे, खरी। देखो, हाँ, खरी खड़ी दोनों बोल दो अभी तो, तो क्योंकि सेम ही रहता है। क्योंकि दोनों जैसे ही बोले अरोड़ा जाते होता हैं। है ना, दोनों ही तो कहा जैसे जाता है अरोड़ा इसे। है। खड़ी बोली उर्दू को नहीं कहते। खड़ी बोली की व्याकरण का यूज किया गया है उर्दू में। खड़ी जी बोली जी। जो यहाँ की लैंग्वेज थी, वो प्राकृत से आई थी। प्राकृत, हम्म। अपभ्रंश प्राकृत भी का जुड़ा पार्ट हुआ है। था। हाँ, उसकी जो व्याकरण थी, जो अब हम आज के टाइम पे उर्दू या हिंदी दोनों ही जो बोलते हैं, वो खड़ी बोली की व्याकरण है। पूरी ग्रामर जो है वो खड़ी बोली की है। उसमें वर्डिंग्स जो आ गए, वर्डिंग्स आ गए आपके पास, संस्कृत के वर्ड्स आ गए। ठीक है, संस्कृत के साथ आपके फारसी के आ गए, पर्शियन के। उसके साथ आपके पर्शियन के साथ अरबी के आ गए। और उसके साथ आपके अरबी के अलावा बाकी जो लोकल लैंग्वेज थी, जैसे पंजाब में पंजाबी बोलते थे, पंजाबी के आ गए। बिहार में आपका बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। भोजपुरी है, मैथिली है, और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं। उर्दू कुछ कुछ उर्दू शाही पहाड़ी लैंग्वेजेस भी शाही हैं। बोली जाती हाँ, कुछ पहाड़ी लैंग्वेजेस भी हैं, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की। तो उन पहाड़ी लैंग्वेजेस से भी कुछ वर्ड्स आए। और आपका अवधी से वर्ड आए, ब्रज भाषा से वर्ड आए। कुछ खड़ी बोली के भी वर्ड्स थे। तो ये सारी वर्डिंग्स जो है ना, इन सब वर्ड्स को मिक्स करके, और जो लोकल बंदों ने आजकल के दौर में बोलना शुरू कर दिया। मान लो अब कोई एक लोकल बाजार लगता है, या लोकल मार्केट है, या लोग आपस में जिस तरीके से कॉमनली बात करते हैं, ठीक है, वो खड़ी बोली में बात करते हैं। लेकिन जब फारसी के, अफगानिस्तान से पर्शियन शासक जब आए, ठीक है, तो वो, उनकी रिलीजियस लैंग्वेज अरबी थी, तो क्योंकि कुरान अरबी में लिखी है, तो उनको थोड़ी बहुत अरबी भी आती है। और पर्शियन और अरबी का मिक्स वो बोलते थे, और उनकी कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन हुआ करती थी। तो उनके कोर्ट में, या उनके, ये कह लो कि कानूनी तौर पे सब कुछ फारसी में चलता था। जो दस्तावेज बनेंगे, जो खसरा बनेगा, खतूनी बनेगी,
कागज जो आजकल भी बोलते हैं, फर्द बोलते हैं, फर्द बनेंगी। वो जो आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स, वो सब पर्शियन में बनते थे। आजकल भी पुराने कागजात आपको फारसी में लिखे हुए मिलेंगे जमीनों के। तो वो सारा कुछ पर्शियन में होता था। तो उसको सीखने के लिए कुछ वर्डिंग्स आपको आनी जरूरी हो जाती थी, कि आपको अगर कानून के हिसाब से चलना है, सरकार के हिसाब से चलना है, तो लोकल बंदे को थोड़ी बहुत लैंग्वेज तो आनी चाहिए ना। अब इंग्लिश में अगर काम होता है तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आनी चाहिए, कि आप जाके किसी सरकारी दफ्तर में या जज के सामने कुछ पेश कर पाओ इंग्लिश के अंदर, क्योंकि आपके पेपर्स इंग्लिश में बन रहे हैं। पहले वही सारे पेपर्स फारसी में बनते थे। तो पर्शियन कॉमन बंदों को आना जरूरी हो गया था। तो पूरी ग्रामर ना सीख करके उन्होंने कॉमन वर्ड्स अपना लिए, कुछ अरबी के वर्ड्स अपना लिए। तो अरबी और फारसी के वर्ड्स को जब आपने लोकल लैंग्वेजेस के वर्ड्स के साथ इंक्लूड किया, तो उर्दू बन गई। आप ग्रामर अपनी खुद की ग्रामर है, बस आपने, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, बोल तो मैं हिंदी में रहा हूँ, लेकिन मेरी बातचीत में वर्ड्स नामक एक वर्ड बहुत आ रहा है, मोबाइल नामक एक वर्ड बहुत आ रहा है, ठीक है, इंग्लिश, और आप कह लो कुछ भी, सोफा हो गया, फ्रिज हो गया, हम ये सारे वर्ड्स तो इंग्लिश के हैं ना। हम बोल अपनी लोकल लैंग्वेज में रहे हैं, तो ग्रामर हमारी लोकल चल रही है। हम वर्ड्स वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरीके से वर्ड्स हम फारसी के इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अपनी लोकल ग्रामर में। तो दैट इज कॉल्ड उर्दू, क्योंकि वो प्योर प्योर पर्शियन भी नहीं रही, आपने सिर्फ वर्ड्स का यूज किया और वो सर मिक्स हो अब गई। हाँ जी। अभी जो आपने गजल जो मैं बता अभी आप जो ये दिखाया था, वाई उसके बीच में एक रेड कलर के स्क्वायर में भी कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा था क्या वो उर्दू थी या वो अरबी में था। कहाँ पे क्या, ये रीडिन ऐप जो लिखा नहीं हुआ? नहीं नहीं सर, इसमें अभी जो आपने पहले जो हमने कहा था कि वो आती है आप चेंज करो। सेम ही था। रेड में तो बस यही लिखा होता है। नहीं सर, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, मैं भेजता हूँ। भेज देना। वो उर्दू में लिखा हुआ था, वो यही लिखा होगा या तो। हाँ, उर्दू में ही होगा, फारसी में नहीं होगा वो। तो वाइवा से रिलेटेड कुछ जैसे मेन 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 में कुछ। वही चीज बता रहा हूँ कि उर्दू को, अब अब ये तो हो गई उर्दू का, मैंने एक बेस बता दिया कि कैसे बनी। जी जी और ठीक अगर है। कहा जाए कि पहला शायर जिसने उर्दू की शायरी लिखी, या हम्म, कह सकते हो कि उसको फादर ऑफ उर्दू अगर कोई बोलना हो, तो आप आमिर खुसरो का नाम लोगे। अमीर क्योंकि खुसरो। आमिर खुसरो क्या करा करते थे कि उनको अवधी भी आती थी, उनको पर्शियन भी आती थी, तो वो एक लाइन पर्शियन की और एक लाइन अवधी की मिक्स करके शायरी बना देते थे। हम्म, तो उन्होंने मिक्स करने की शुरुआत उन्होंने की थी, कि फारसी को हिंदुस्तान की लोकल लैंग्वेज के साथ मिक्स करके, घोल मिला करके कुछ बनाया जाए, कुछ लिखा जाए, लिरिक्स लिखे जाएं, गजलें लिखी जाएं। तो वो वाला काम जो शुरुआत की थी, वो आमिर खुसरो ने की थी। और बाकी लोगों को जब पसंद आई, तो बाकी लोगों ने भी ऐसा करना शुरू किया। वो और यहाँ फिर वो लखनऊ में रहा करते तो थे ना, मुहिम, तो हाँ, लखनवी, हम्म, लखनवी के नाम से जानी जाती। हाँ, तो वो जो मुहिम चली ना, वो मुहिम चली कि भाई आमिर खुसरो, मान लो अभी फिलहाल जावेद अख्तर साहब ने कुछ लिखा, वो चीज़ अगर गुलजार को पसंद आए, तो वो गुलजार साहब ने भी लिखा। वो चीज़ अगर आजकल के किसी और लिरिसिस्ट को पसंद आई, तो उसने भी लिख दिया। तो वो फिर वो कॉमन चलने लग गई उस समय। ऐसे शायरों ने मिक्स करके लिखना शुरू कर दिया, और इसको हिंदुस्तानी नाम दे दिया। कि कौन सी तब लैंग्वेज है जो मिक्स करके बोल रहे हो, कि ये हिंदुस्तान की लैंग्वेज है, तो हिंदुस्तानी है। तो तभी तभी हिंदुस्तानी, अमीर 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 खुसरो को तभी बाबा ए उर्दू कहा जाता था। बाबा ए उर्दू, फादर ऑफ, जैसे फादर ऑफ नेशन होता है, ये फादर ऑफ लैंग्वेज है, फादर ऑफ हाँ लैंग्वेज। बाबा ए हाँ उर्दू जी। आमिर खुसरो। तो हाँ आप जी। बोल, अगर आता है तो आप आमिर खुसरो का नाम लोगे। कौन से जी टाइम में थे, तो इनका सरनेम, वो इनका डेट ऑफ बर्थ देख लेना। पैदा कहाँ हुए थे, कि सर है लखनऊ वाली साइड पे कहीं पैदा हुए थे, यूपी में। ट्वेल्व ये डेथ इनकी लखनऊ फिफ्टी दिल्ली में कहाँ हुई था? थी। सर आपने लिखवाया हुआ है ये 1253 से 1325 तक है हाँ हाँ, बस, और ये। अपना, पर आप सर यही जैसे आपने पहले पेज पे मैंने जो फर्स्ट क्लास हुई थी ना उसमें लिखवाया था कि 38 अल्फाबेट्स होते हैं, तो अब हम 38 ही लिखें कि उसको जो दो देखो चश्मे है वाला भी अगर जोड़ दें। अगर तो आता है, हाँ 38 ही लिखो। अगर आ, दो चश्मी है के साथ अगर पूछा जाए, मैनुअली पूछा जाए, अगर सर पूछें, तो दो चश्मी है के साथ मिला करके ज्यादा हो जाते हैं। तो तो या ज्यादा हो वो गए। वाला नंबर भी बता देना।
वो कितना होगा फिर मिला के? वो मेरे ख्याल वो तो 45 के करीब होता है, वो एग्जैक्ट एक बार ही देख लेना। फिफ्टी शायद वन हो 52 है, जाएगा ना सर सर ने शायद। बताया, 52 बताए हैं सर ने। हाँ, हाँ तो 52 38 है। वैसे, 52 वैसे। 38 मेन। सर हम्म। ये वाइवा और रिटन पेपर सेम डे होगा? सेम सेम। सर वो उसमें क्या उसी होगा, 1.5 आपका घंटे एग्जाम में होगा तो उसी हमारा डेढ़ छूट नहीं घंटे में जाएगा? होगा। नहीं, कुछ नहीं छूटेगा। 5 मिनट का ही होगा, मान के चलो। 1.5 घंटा है तो आपको 1 घंटा 25 मिनट लिखने के लिए दिया गया, और 5 मिनट बात करने के लिए बुलाया गया। तो हर तो बंदे उसमें को आपको इंडिविजुअल कभी भी बुलाया जा सकता है 5 मिनट के लिए बीच में। वो वो पता लग मान के जाएगा चलो अब कि हमारा नंबर है, सबसे किसका अब नंबर है? वो बताएंगे ना आपको ब्रेक कि रूम में। नेक्स्ट। देखो, जूम में क्या होगा, 2 कमरे बनाए जाएंगे। एक कमरे में होंगे 25 लोग जो एग्जाम दे रहे हैं। एक कमरे में होंगे एक वॉलेंटियर, एक सर, और अब इन 25 में से किसी एक बंदे को इसमें डाला जाएगा। तो इस वाले रूम में होंगे 3 बंदे। नहीं, वो फिर कैसे मालूम पड़ेगा कि किस वो आपको बुलाया बोला है? जाएगा कि आपको नोटिफिकेशन दी है। तो जूम में नोटिफिकेशन आती है, बस वो आपको पॉपअप मिलेगा। आप उसको यस करोगे तो आप दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाओगे, और फिर वो सर आपको अगर हम दूसरे रूम से लिखने हटा में देंगे। जब आपका वाइवा हो जाएगा, वो अपने आप वॉलेंटियर हटा देगा। सर हम लिखने में अगर मशगूल हैं और नहीं ध्यान दे पाए हाँ, और उस हाँ जी। वक्त वो तो क्या आप होगा? आपको नाम पुकारा जाएगा आपका, तो आपको अब ध्यान तो पता रखना है लग ना। जाएगा कि नहीं? आपका माइक, आपका स्पीकर और आपका हम्म कैमरा ऑन होना चाहिए, और आपको अपने मोबाइल या सिस्टम के आगे बैठे होना चाहिए, ताकि आप हम्म रूम में हो, क्लास आप अटेंड कर रहे हो, और आप साथ हाँ के जी। साथ एग्जाम दे रहे हो। और आपको पेपर क्वेश्चन पेपर दे के आपको ऑफलाइन थोड़ी कर देंगे। नहीं नहीं, नहीं जैसे नहीं वो हमें कैसे ऑफलाइन तो पता नहीं लगेगा? करेंगे। मान लो आपको बोला नोटिफिकेशन नहीं जाएगा ना, देखी। नाम पुकारा जाएगा, सुशील जी आ जाओ। आपको अच्छा, पॉपअप हो रहा है, आपका आपका वाइवा हम्म शुरू है। फिर जाएंगे कैसे? जाना कैसे, वो अपने आप डालेंगे आपको रूम में। अच्छा, उसमें अपने आप सर, ऐड करेंगे हाँ, कहीं पे? सामने सर की स्क्रीन होगी। फिर आप उस पॉइंट पे आप अपनी किताब को साइड रख दोगे, जितना लिख रहे हो उसको छोड़ दोगे, ओके। बाकी आप बाद में अच्छा। लिखोगे। तो उस 5 मिनट में सर पूछेंगे, हाँ जी बताइए, कैसे हम्म हैं, हम्म, उर्दू कैसी अच्छा। चल रही है, एग्जाम कैसा चल रहा है। अच्छा, अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। कितने जैसे आइडिया? जैसे चार सर, पांच क्वेश्चंस? वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करेगा, आप कितनी जल्दी पहले क्वेश्चन का आंसर देते हो। मान जी। लीजिए कोई बंदा पहले क्वेश्चन में अटक रहा है, हम्म, तो सर फिर उस हिसाब से दूसरा क्वेश्चन थोड़ा आसान पूछ लेंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा। ताकि वो वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट कहाँ कितना वार्तालाप कर पा रहा है। सर ने अगर 5 बारी क्वेश्चन पूछा, 5 में से अगर आपने 4 का आंसर सही दिया, एक का आपको नहीं आता था, तो सर उस हिसाब से मार्क देंगे। अगर आप पहले क्वेश्चन में ही अटक गए और हूं और हाँ करके आप अंडर कॉन्फिडेंट नजर आए, लगा हम्म सर को कि आपको तो कुछ भी नहीं आ रहा है, आप कुछ हम्म बात ही नहीं कर पा रहे हो, तो सर हम्म। कहेंगे ठीक है, हाँ जी कोई बात नहीं, आप अपना एग्जाम कंटिन्यू कीजिए। तो सर उस हिसाब से मार्क्स देंगे। तो आप ओ। कितना कॉन्फिडेंटली सर के साथ उस समय पे बात करते हो, कितनी कॉन्फिडेंटली उनके दिए गए क्वेश्चन का आप आंसर करते हो। अगर नहीं भी पता है तो आप स्किप कर सकते हो, बोल सकते हो सर इसका नहीं आ रहा, आप अगला क्वेश्चन पूछ लीजिए, लेकिन हाँ जी। अटकना मत। हम्म। ओके अटक जी। गए तो आगे वाले क्वेश्चन वो पूछेंगे ही नहीं, तो फिर रह जाओगे। हम्म। जहां सर अटक रहे 50 हो तो मार्क्स पूछ लो का कि है? सर ये समझ नहीं आ रहा, अगला क्वेश्चन हम्म पूछ लीजिए प्लीज। अगर सर हम्म कहेंगे हाँ हो गए मेरे क्वेश्चन पूरे, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, हम्म फिर आपको हम्म। वापस सबके साथ डाल दिया जाएगा, रूम से हटा दिया जाएगा, फिर अगले बंदे को उसमें डाल दिया जाएगा। सर सर ये वाइवा पीडीएफ कितने होता सर मार्क्स भी का ये है? है? क्वेश्चंस का थोड़ा आइडिया, जैसे थोड़ा बहुत तो ये पता लग गया, अल्फाबेट्स और ये सब। क्वेश्चन वही चीज बता रहा हूँ ना, अल्फाबेट कितने होते हैं, उर्दू, फादर ऑफ उर्दू कौन है, उर्दू हम्म वर्ड का मीनिंग क्या है, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, ये थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। प्लस अब हम्म, पूछ सकते हैं कि से के लिए हमारे पास कितने लेटर होते हैं। ठीक अच्छा। है, और अब छोटी है जो है वो कनेक्टर है या नॉन कनेक्टर है। ओके। अब क्या कहते हैं, उर्दू लिखेंगे, उर्दू की स्पेलिंग बता दो कि ओ। उर्दू कैसे लिखते हैं। मौकूफ हम्म। की स्पेलिंग बता दो, मुलाजिम की मौकू स्पेलिंग बता दो, मोहम्मद मौकूफ की स्पेलिंग कैसे बतानी स्पेलिंग? लिखेंगे। पड़ेगी या उर्दू बतानी पड़ेगी? उर्दू ही बताओगे, इंग्लिश क्यों बताओगे? क्या पता है मौकूफ इसका। की स्पेलिंग जो। एग्जाम किस चीज का हो रहा है?
तो उर्दू का एग्जाम हो रहा है, अगर आप, मैंने पूछा फूल सिंह की स्पेलिंग लेकिन बताओ, तो वाओ फूल ऐसे सिंह जी बोलते की हैं। स्पेलिंग तो आप उर्दू में ही बताओगे ना, कि पहले पे आएगा, फिर दो चश्मी हे आएगा, फिर उसके बाद वाव आएगा, फिर लाम आएगा। बाव तो बाव पे बाव पे उल्टा पेश नहीं लगेगा? लगा दो। तो वो तो आपको बतानी है स्पेलिंग, आप बता देना, वो किसी की भी पूछ सकते हैं, बाय सर चांस अगर पूछते हैं तो। सर उल्टा पेश के लिए प्लीज बता दीजिए। उल्टा पेश कहीं ना कहीं ऊ के ऊपर इसलिए लगता है जब डबल यू की साउंड आनी होती है, जैसे कि फूल। अब बो इसको आप फोल ना पढ़ लो, इसलिए वहां पे उल्टा पेश लगा दिया। अदरवाइज आप बड़े जो ऊ की साउंड है वह भी आती है और ओ भी आती है, तो आप फूल को फूल पढ़ो, फोल ना पढ़ो या फवल ना पढ़ो, इस वजह से वहां पे वो पेश लगा देते हैं। नहीं भी हम्म। लगाओगे तो भी अगर आप फूल को फूल पढ़ रहे हो, जिनको पता है वो तो फूल ही पढ़ेंगे। बहुत बेसिक गलती होगी अगर आप इसको फवल या फोल पढ़ोगे तो। या बाय चांस आप लिखना फोल चाहते हो, कि साड़ी का फोल अगर लिख रहे हो, तब इसको आप फोल लिखोगे, तब बिल्कुल भी उल्टा पेश नहीं आएगा। हम्म ठीक है ना। सर मतलब सर दर्शन सिंह महाराज जी का एक डिस्क्रिप्टिव आंसर होगा, बाकी सर बता रहे थे कि बाकी के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में सिर्फ ये उर्दू के बारे ऑब्जेक्टिव में। टाइप में मान लो, पहला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया, कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद। अच्छा। तो कुतुब अच्छा। मीनार दिल्ली में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 99% लोगों को, 100% लोगों को पता होगा। बाय चांस किसी जैसे को कि नहीं पता आपने तो शुरू में असाइनमेंट भी दी थी, हाँ, कुछ कुछ उस बस टाइप हाँ से वैसा रहेगा, ही, जो मैंने पिक्चर्स एग्जाम टाइप लिया का। था, एग्जाम लिया था वैसा ही होगा। अच्छा। ठीक है। अच्छा। उसमें अब सही वाले को आप टिक कर दोगे, आप लिख दोगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए। अब ए के आगे आप लिखना चाहते हो दिल्ली तो लिख दो, नहीं लिखना चाहते तो भी खाली ए से ही गुजारा हो जाएगा। अब ट्रू फॉल्स हो जाएंगे कि क्या कहते मैच। हैं। सर इसमें मार्क्स मिल जाएंगे ये लिख के ही बस? अब मान लीजिए कि क्या सर मिल एम जाएंगे? एस, ये कह लो कि अपना सचिन तेंदुलकर हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हैं, अगर तो हैं गलत। तो ट्रू और फॉल्स में आप क्या कर सकते हो, ट्रू या फॉल्स, तो फॉल्स कर लोगे। तो वही चीज है अपना। और वो जैसे कि बुक में वो भी है, मैच करना वर्ड्स को इधर उधर, मैच मैच द करने का भी फॉलोइंग। हो सकता है। अब मैच करने में कोई भी चीज हो सकती है, कुछ किसी चीज को मैच कर लिया है, मान लो फल लिख दिया मैंने, फल लिखा एक तरफ, दूसरी तरफ लिखा क्या कहते हैं, लोहा। तीसरी तरफ मैंने लिया, नीचे मैंने लिखा अनार क्या कहते हैं, या कुछ अनार। भी। तो आप फल को अनार हम्म के साथ जोड़ दोगे। ठीक है। हम्म लोहे को मटेरियल के साथ जोड़ दोगे। हम्म। हम्म। मतलब वो उस तरीके से आ जाएगा, वो पता लग जैसे जाएगा कि किसको किसके साथ जोड़ना है। लाइक नेम ऑफ 5 कंट्रीज या 10 कंट्रीज, वो भी हो पहले इस सकता टाइप है, का भी हाँ, आया था। नेम ऑफ 10 कंट्रीज, नेम ऑफ 10 सिटीज आ सकता है, सिटीज। वो उर्दू में लिखना है आपको। हो सकता है अपने बारे में 2 लाइनें लिख दो, वो भी आ सकता है। सिटीज कंट्री। वैसे भी हो सकता है कुछ और एनिमल्स या या हो सकता है कि मीन्स मैंने ऑफ जैसे वर्ड्स ट्रांसपोर्ट लिख लाइक। करके दिए थे, वर्ड्स उर्दू में लिखे हैं, तो आपको उसको हिंदी या इंग्लिश में लिख करके बताना है, या वर्ड्स इंग्लिश में लिखे हैं तो आपको उसकी उर्दू बतानी है। दोनों हो सकते हैं। सिटीज और कंट्रीज के अलावा और क्या हो सकता है? सिटीज, कंट्रीज, फ्रूट, कलर। फ्रूट। हम्म। कलर नेम भी हो सकते हैं। नंबर्स बेसिक में एनी हो क्या, एनिमल नेम भी एनिमल्स। एंड हो सकते हैं। काउंटिंग्स। हाँ, बर्ड्स। मंथ्स के बर्ड्स भी हो नेम के सकती लिए हैं। बोल रहे थे सर। हाँ जी। मंथ्स एंड हाँ, मंथ्स मंथ्स तो के है ही वीक है, नेम। खैर। नेम। वीक नेम भी जैसे हाँ, सर आ ने सकते बोला। हैं, मंथ और वीक भी आ सकते हैं, बहुत सर सारी चीजें हैं। ये तो सर करवाया तो वाइवा था कितने मैंने सर। मार्क्स का है ये? तो रेप्टाइल्स भी कर सकते हैं क्या? ज्यादातर तो देखो रिटर्न के होंगे मार्क्स, वाइवा के मार्क्स कम होंगे। 30 का है सर बोल रहे बता थे। दिया सर ने। हाँ हम्म। जी, कह रहे थे 30 का वो होगा वाइवा, एंड 100 का जो होगा वो रिटर्न होगा। एंड 20 मार्क्स कह रहे थे अटेंडेंस प्लस जो एक एग्जाम बीच में हुआ था इंटरिम वाला, हाँ। उसमें उसके होंगे सर। अच्छा, ये सर ने बोला है अभी, 150। इस हाँ संडे जी बोला है सर। क्या? हाँ जी सर, ये सर ने बोला है। अच्छा, क्योंकि मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा ख्याल है कि शायद अटेंडेंस के और उसके हम नहीं लगा रहे, बाकी कोई नहीं, बात कर लेंगे सर से।
अच्छा तो सर लगेंगे ये या जो नहीं लगेंगे अभी वाइवा डाउट है, अभी क्लियर नहीं है। देखो मैं आपको चीज बताता हूँ, एग्जाम किस में से कितने लग रहे हैं। आपको मैं एग्जाम 200 मार्क्स में से दूं या मैं आपको एग्जाम 500 मार्क्स का दूं, वो फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम आपका 1.5 घंटे का होगा, और एग्जाम इतना ही बड़ा होगा कि जितना आप 1 घंटे के अंदर या सवा घंटे के अंदर उसको कंप्लीट कर लें। 10-15 मिनट आपको एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, बट वो आपकी भी स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपने ज़्यादा टाइम ले लिया तो हो सकता है कि ना पूरा कर पाए। तो अगर आप तरीके से चलेंगे तो आराम से आप 1 घंटे के अंदर एग्जाम को पूरा कर लेंगे वाइवा समेत। लेकिन आपको फिर स्पीड से तरीके से चलना पड़ेगा, सर जो ज़्यादा ये टाइम वेस्ट नहीं वाइवा करना। वाइवा होगा वो आप आएंगे कि कोई और सर, या वो संडे वाले सर ही लेंगे? संडे वाले सर आएंगे। अच्छा, आप नहीं ले सकते? नहीं मैं नहीं लूंगा। बार देखो सिफारिश मैं कर एक दो। बताऊं एक आपको, मैंने हम ही अगर गए लिया ना फुल तो मार्क्स मैं दे मैं देंगे। नंबर ज़्यादा काटता हूँ। हाँ, हैं। सर बोलते हैं मैं बेरहम नहीं हूँ, हम बेरहम नहीं हैं, हम बड़े हाँ दयालु हैं। ऐसे लेकिन सर देखो, बोलते हैं। नंबर काटने में मैं बेरहम हूँ, मैं नंबर काट लेता हूँ। पासिंग पासिंग मार्क कितने हैं सर? पासिंग सर 33 रिजल्ट कब मार्क्स। मिलेगा? सरकारी जो होता है 100 में से 33% आने चाहिए। सर इसका रिजल्ट कब, हमको सीधा 12-13 तारीख को ही पता चलेगा? देखो उम्मीद कर लो 1 हफ्ते पहले आ जाना चाहिए। मतलब अरे 13 तारीख को है तो आप मान लो 6-7 तारीख को, 8 तारीख तक आपको लोग बता देंगे। आपको नहीं भी बताएंगे तो 13 को तो आप पहुंचोगे ही वहां पे। तो 13 को आओ आप, 13 को आपको सरप्राइज मिल जाएगा कि हाँ ये कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, वहीं पे पता लग जाएगा। नहीं तो सर एक ऐसा और क्वेश्चन जल्दी था, ये न्यूज में आ अगर रहा है दिल्ली में 12-13 तारीख को समिट है, कुछ ब्रिक समिट समथिंग है। वो तो कौन सी ऐसा हो, आश्रम की समिट है? नहीं नहीं, वो दिल्ली में वो जो पीएम मोदी की होती है ना, जो कुछ ब्रिक ब्रिक समिट। तो ब्रिक, न्यूज में सुना था अच्छा हमने अच्छा, भी। वो ब्रिक समिट दिल्ली में हो रही हाँ, है। दिल्ली में हो रही है, तो अरे मे जाम भी लग जाएगा यार। प्रोग्राम चेंज होगा क्या 12-13 का कुछ? नहीं होना तो नहीं चाहिए वैसे तो। वो सर जो उसके समिट रास्ते होनी है अलग वो होते हैं वहाँ सर। होनी है, मोस्ट प्रोबेबली प्रगति मैदान में होगी। तो वो सर हाँ, वो जैसे अलाउ नहीं जी करते हैं गेट 20 में किया था ना टुगेदर सर। वगैरह। हाँ नहीं नहीं, वो प्रगति मैदान में जो अगर जो समिट होनी है वो बड़ी दूर होनी है, वो प्रगति मैदान का इलाका अलग है। आपका ओके। तो किरपाल बाग और प्रगति मैदान में अच्छा खासा 15-20 किलोमीटर का डिफरेंस है, ज्यादा ही होगा। तो वो कोई फर्क नहीं भारत पड़ता। मंडपम, सर भारत मंडपम, एक चीज पूछनी भारत थी। मंडपम में है जो सर वो। हाँ वो 15 किलोमीटर दूर है किरपाल बाग से, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। पंद्रह सर एक ज्यादा ही होगा, 15-20 किलोमीटर होगा। सर मैं कह रही थी ना थोड़ा जल्दी थोड़ा सा डाउट क्लियर करना था। हम्म। जो हम इजाफत लगाते हैं बड़ी ए की, हाँ उसमें वो कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ पर आएगी बड़ी ए की इजाफत। जैसे सदाए दिल है, पेज नंबर 165 बुक में। अच्छा, तो उसमें तो क्या है? इसमें मतलब जो हम इजाफत नॉर्मली तो हम लगाते हैं ना, जैसे जेर की तरह किसी वर्ड नॉर्मल कॉमन वर्ड्स में, इसमें हम लगाते हैं बड़ी ए के ऊपर वो हमजा टाइप से कुछ लगा के सदा लिखा। मतलब सदा लिखा, साद और दाल और अलिफ, उसके हाँ बाद ए लगाया बड़ी ए के ऊपर इजाफत लगा के, फिर दिल लिखा। ऐसे ही और भी है उर्दू ए मुअल्ला। तो जो ए वर्ड है वो बड़ी ए के साथ आ रहा है, नीचे जेर लगाकर नहीं लगाया। मे भी वो अलिफ अलिफ है इसलिए है, या वॉवल्स हैं। तो ये इसको हाँ, मेरे को थोड़ा वो हो क्लियर करना सकता है, है। वो अलिफ है इस पहला वजह वर्ड, से हो सकता है। हाँ अलिफ है पहला इस वर्ड वजह से। हमारा, हाँ जी सदा है ना, सदा ए दिल, हम्म। सदाए दिल। तो जो अलिफ पे पहला वर्ड खत्म हो रहा है, तब हमने बड़ी ए की इजाफत लगाई है। लेकिन हाँ कहीं जी हाँ कहीं जी। वो वाव पे भी खत्म देखो हो रहा है। आप अलिफ के नीचे जेर ऐसे नहीं लगा सकते, वो ई हो जाएगा। हाँ जी। तो वो सदा सदा नहीं रहेगा, वो सदी हो जाएगा। इस वजह से हम्म, आपको फिर वो बड़ी ए पे लगानी पड़ती है। बड़ी ए पे। ऐसे ही उर्दू ए मुअल्ला, उसमें हाँ, उर्दू वाव पे खत्म हो रहा है पहला वर्ड। वो वॉवल्स है तो ना, वॉवल्स की तो वजह से वैसा वॉवल्स, हो रहा है। जब भी वॉवल्स पे खत्म होगा तो हमें ये बड़ी ए लगानी है, या कैसे वो है? मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, रूल तो यही होना चाहिए। एक वर्ड वोवल्स है आपके देखो, बड़े वोवल्स कौन से हैं? अलिफ है, वाव हम्म, है, हम्म, छोटी ये है और बड़ी ये है। बड़ी ए है। ये चार ही हैं। हम्म, ठीक है, तो अगर तो मेरे ख्याल कुछ बड़ी ये पे खत्म हो रहा है तो उसके ऊपर हमजा लग जाएगा, और फिर आप अगला स्टार्ट कर सकते हो।
हाँ, इसमें एग्जाम्पल बड़ी है कि नहीं है, एक ही वाव का है, बाकी सब अलिफ के हैं। हाँ तो ठीक है, इतना तो आपको हमें आएगा भी नहीं एग्जाम में, इस चीज को मत आप बोलो। नॉर्मली हो ना एग्जाम, ज्यादा हार्ड नहीं आने वाला। सर दो जैसे सर हमें दो, कुछ वर्ड्स दो आ तीन जाते वर्ड हैं लिखने हैं सर, इसको उर्दू में बताना। लिखिए, जैसे आपने वर्ड्स दिए थे 10-15 जितने भी थे, तो हाँ उसमें एक भी वर्ड आ सकता होगा ना, कुछ तो मोस्ट आएगा ही प्रोबेबली, लिखने के लिए। शायद हाँ, नहीं, नहीं आएगा। शायद। हम्म, सर हाँ एक बताओ कौन मुतासिर, सा बोल रहे हो। मुतासिर सर, एक मुतासिर लिखना। मुतासिर, मुतासिर। मुतासिर होगा वो ना। ऐसे ही होगा मेरे ख्याल से तो। नहीं सर, इसमें ना तोय वाली आएगी सर, मुतासिर। हाँ सर, तो ही अच्छा, बताया था तो ये हाँ। लगा दो। हाँ बाकी मेरे हिसाब से एन तो आएगा, एन है सर ना मुतासिर हाँ में। आइन, हाँ आइन है। एन है, क्योंकि मुतासिर होता है वो, मुतासिर नहीं है वो दोनों ए जुड़ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये अलिफ और फिर ये एन थोड़ा सा पॉज दे करके तोए पढ़ना। के बाद अलिफ है। हाँ, मुतासिर। तोए हाँ के होगा। बाद पहले अलिफ है फिर है आइन। जी जी जी, मुतासिर। देख हाँ। लेते हैं एक बार, मुतासिर। हम्म, हम्म, थोड़ा सा कंफ्यूजन है ये भी। नहीं, मुतासिर सर में तो यहाँ पे लास्ट में, हाँ अलिफ लास्ट नहीं है में सर शायद। वो, नहीं नहीं है, अलिफ है। लास्ट में सर लटकन वाली कुछ है भी थी शायद। एक सेकंड एक सेकंड, अलग है इसमें। नहीं, मुतासिर में सर छोटी ये देखो है। ये हाँ आ रहा है जी, हाँ जी, मुतासिर, हाँ अच्छा। जी, हाँ जी। एन नहीं है, हाँ और तोए भी नहीं है, ते है, नॉर्मल वाला ते है। और तो अलिफ के ऊपर सर आइन है आपका, सर, अलिफ के आइन ऊपर है हमजा है। सर, तो ही बताया था। सर। ते है और आइन है और अलिफ है उसके बाद, पता नहीं, आइन के बाद यहाँ पे स्पेलिंग अलग आ रही मुतआसिर, है। मुतआसिर ऐसे आ रहा है। सर एक्चुअल हम लोगों को ये दिया गया था, तो हमने जब ये त लगाया था तो गलत किया गया था। बिल्कुल हमारे बिल्कुल, मेंटर ने कहा था तो ही लगेगा। तो ही लगेगा हाँ सर, मेरे में भी सर उन्होंने यही कहा था कि तो ही आना चाहिए। फिर हमने सर संडे में सर से कंफर्म किया था, तो हम्म, उन्होंने भी कहा था तो ही आएगा। पता नहीं, फिर एक बार सर से पूछना, बिकॉज यहाँ पे चैट जीपीटी मेरे को यहाँ पे जो बता रहा है वो बता रहा है कि मुतासिर में ते के साथ आ रहा है वो। सर सर तो इसी हो के सकता ये है इसी कि के रेख्ता साथ डिक्शनरी ये, में है, रेख्ता में है अलिफ सर आइन के साथ सर इसी के और साथ एक ते के साथ। मुताबिक भी लिखना। आइन है, ते है मैं और रेखता आइन है, डिक्शनरी खोल रहा हूँ अभी, चैट जीपीटी को रहने देते हैं, हो सकता है वो तो वो यहाँ गलत गलती भी कर रहा बता हो। देती है। हाँ हाँ जी, वो गलत भी हो सकता है उसमें। एक्स्ट्रा में ही सर देखा था सर सर। इसी के साथ मुताबिक भी लिख दो एक बार। मुताबिक वो भी देख लेते हैं। हाँ देखो सर, वो करेक्ट दोनों स्पेलिंग का तो आपको रेखता से ज्यादा बेटर आइडिया लगेगा, वो क्योंकि सर कई पता नहीं बारी ना कहाँ पे देखो, अलग अलग लिखा होता मैं है भी सर, वो स्टूडेंट ही कंफ्यूजन हो हूँ और जाता है। मेरे को भी कई बारी करेक्ट स्पेलिंग्स ना याद नहीं रहती, क्योंकि मैं नहीं सर, आप देख रूटीन के तो में नहीं बता है दोगे, ना। हमें देख के नहीं पता चलता हाँ, ना सर। वो बड़े सारे वर्ड्स लिखे होते, समझ नहीं आता कि इसमें से ठीक कौन सी है। अच्छा रेखता उसका में देखते मीनिंग हैं। के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। मीनिंग के अकॉर्डिंग उसको सर्च करो, उस उसमें पर क्लिक मीनिंग करो। लिखे होते हैं ना, उसके नीचे हाँ, मीनिंग लिखे होते हैं, हर हमें देखो कौन सा मैं वाला बताता हूँ, चाहिए। अगर मीनिंग मुतासिर भी तो दो पता होना तरीके से चाहिए। लिखा है, मुताबिक दो तरीके से लिखा है, मतलब दो तरीके से लिखे होने का मतलब ये है कि वो दो अलग अलग वर्ड्स हैं, उनके दो अलग अलग मीनिंग्स हैं। तो अगर कोई चीज अगर से लिखी है, वही चीज अगर सिन से लिखी है ना, तो उन दोनों के अलग अलग मीनिंग होंगे। आप मुतासिर कह रहे थे ना। मुताबिक, हाँ दोनों दोनों। हाँ मुतासिर देखते हैं पहले। मुतासिर, देखो एक है मुतासिर और एक है मुतासिर, दो अलग अलग दे रखे हैं इसमें। अगर हम ये वाला खोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है। तो बड़ा करना है इसको। हाँ, मुतासिर ये अरबी का वर्ड है, इसका मतलब होता है जो अपने लिए शराब तैयार करे।
भट्टी पर चढ़ाकर शराब तैयार करने वाला, उसको मुतासिर बोलते हैं। मतलब शराब बनाने वाला, दैट इज कॉल्ड मुतासिर। और इस मुतासिर की स्पेलिंग है ये। मीम के बाद एन आएगा, और एन के ऊपर हो सकता है पेश होगा, तभी मो की साउंड आएगी। उसके बाद ते है, और फिर स्वाद है, और फिर रे है, मुतासिर। नहीं सर, तो क्वेश्चन ये होता है शराब बनाने वाला, और ये अरबी का वर्ड है। और एक मुतासिर और भी है, ऊपर एक और मुतासिर है, ये भी अरबी का वर्ड है। और इसका मतलब होता है, कहाँ लिखा है मतलब इसका, सिफत, मुतासिर, हम असर, हम असर। इसके मीनिंग भी शायद उर्दू रोमन में करते हैं, हम असर। सिर। बाहम एक जमाने के, जो एक जमाने के हैं, जो बाहम का अलग से मतलब निकालना पड़ेगा। बाहम का मतलब पता है किसी को? सर साथ। सर मुतासिर हाँ, मुतासिर किया बाहम पर्शियन का वर्ड है, इसका मतलब है करना। म्यूचुअली टुगेदर। जो मतलब एक जमाने से अलोंग विद, साथ में हाँ है, जी। उसको मुतासिर कहते हैं। किसको किस जो एक जमाने से साथ में है, अच्छा, सर जो एक जगह आया है। सर ये मीनिंग भी पूछ सकते हैं वाइवा में, इसका क्या मीनिंग है वर्ड का? हाँ, पूछा जा सकता है। अच्छा। सर अब एक ये जगह अब ये भी अगर मुतासिर देखोगे आप, तो तोए के साथ नहीं है, ते के साथ है। हाँ, ते के साथ है। हाँ, मुतासिर। मुतास सर तोए तो अब इसमें बताया, मेरे मेरे पास नहीं आई थी सर क्वेरी ना तोए के लिए तो। मतलब मुझे मतलब तोए नहीं बताया था सर ने, वो तो ठीक था सर। वो ट वाला नहीं बताया था सर। ट तो यही वाला। बताया, यही बताया था। हम्म। नहीं, लोग कह रहे थे तोय वाला बताया, तोय वाला बताया कि ते वाला बताया। सर मुतासिर में तो ते वाला बताया सर, मुताबिक में तोए वाला आ रहा है ना, तभी मुझे कंफ्यूजन था सर। मुताबिक में तोय वाला बताया। हाँ जी। अच्छा, तो अभी इतनी देर से मुतासिर कह रहे थे कि तोय वाला है, सर अब मैंने यह मुतासिर कहा है बोल। मुतासिर के साथ मुताबिक, देखो सर दोनों का है मैंने। अच्छा, मुताबिक सर देख लेता हूँ। देखो, मुताबिक है, और एक मताबक है। मताबक और मुताबिक दो अलग अलग वर्ड्स हैं। मुताबिक का मतलब हुआ इक्वल, ये भी अरबी का वर्ड है, ये तोय के साथ आएगा। और ये काफ पे खत्म हो रहा है, वो क्यू वाला जो काफ होता है। हाँ जी सर, ये ठीक है। हाँ, ये मुताबिक है, मीन्स लाइक या इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है सर। सूटेबल। सर मुतासिर यहाँ पर लिखा है, मुतासिर का मतलब अफेक्टेड। हम्म। जब ये एक जगह आया है कि मतलब दर्शी महाराज जी की जो तालीम थी ना, उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगियों को मुतासिर किया। नहीं नहीं, इफेक्ट मुतस्सिर किया। मुतासिर किया। यस। मुतस्सिर वो अलग वर्ड हो गया। मुतासिर। मुतासिर, मुतासिर और मुतासिर और मुतस्सिर अलग अलग हो गए ना। मुतासिर। वो अलग अलग मतलब होगा फिर उसका। देखो, ऐसे बहुत सारे कॉमन हाँ साउंडेड वर्ड्स, आप जैसे ये मताबक है। मुताबिक और मताबक में क्या डिफरेंस है? हाँ पेश यहाँ का। तो, यहाँ ठीक भी है। तो। अब यहाँ पे मताबक में, और ये सिमिलर तरीके से ही लिखा है, लेकिन इसके बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग है। ऐसे ही एक वर्ड मुतालिया है। ढक्कन, ढक्कनदार बर्तन को मताबक बोलते हैं। सर इसका मतलब इसके ऊपर पेश लगाना जरूरी है फिर, हाँ हाँ हाँ, जरूरी है है ना? जी। तभी तभी बनेगा ना सर रेशमी मुताबिक। कपड़े की एक किस्म को भी मताबक बोलते हैं, मतबक बोलते हैं। तो मतबक और मुताबिक। मतबक ऑल्सो रीड एज मताबक। तो नहीं, इसमें मताबक और अलग मुताबिक में आपको अलिफ नहीं आ रहा है कंफ्यूजन ना। हो सकती है। मुताबिक में तो अलिफ आएगा ना, मुता में। इसमें नहीं है, ये मतबक है।
सर मतबा क्या है, इसको मताबक भी बोला जाता है। सर ये अहमियत कैसे लिखेंगे, अहमियत? सर एक बार वो दिखाना जहां आपने मुतासिर लिखा है ना, अभी वो काट के लिखा था सर 3 वर्ड स्क्रीन पे। हाँ सर, एक एक सेकंड रुक जाना सर। हो गया। सर एक सेकंड रुक जाइए सर। हाँ सर सर, हमारे एक जो भी बता दीजिएगा प्लीज, सीन के साथ जब ई की मात्रा लगानी होती है तो वो कैसे रिटर्न में लिखेंगे? उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। ये देखो, सिन लगाया और ई की मात्रा पे खत्म हो रहा है, तो ऐसे लग जाएगा। और इनकी ई की मात्रा पे खत्म नहीं हो रहा है, ई की मात्रा सेकंड लाइन है, मतलब सेकंड वर्ड है बीच का, मीडियल, तो नीचे दो नुक्ते ऐसे लग जाएंगे। ठीक है। ठीक है सर। और सर मीम जो है वो तीनों जगह में स्टार्टिंग में उसकी जो राउंड शेप होती है। देखो, शुरुआत में तो आएगी नीचे से, हाँ जी। और नीचे से ऐसे करके आगे बढ़ना है। हाँ ठीक है, जी। देख रहे हैं यहाँ से बढ़ा, हाँ जी। ये शुरुआत में है। बीच में होगी तो आगे से ऐसे नीचे से, फिर नीचे से लानी है और ऐसे लेके जानी है, ये होगा मिडिल में। बीच में। ओके। ठीक है। लास्ट में ऐसे ऊपर से आएगी और फिर ऐसे आगे बढ़ के ऐसे जाएगी। राइट। ठीक। ठीक है, क्लियर हो गया। जी सर सर, एक चीज थैंक और पूछनी है बस मुझे। सर जैसे आपने जज्म बताया था, हम्म। तो जज्म का मतलब सर अगर इसमें लिखे तो ये कहता है कि व्हेन टू साइलेंट लेटर्स कम टुगेदर फर्स्ट वुड बी नोन एज जज्म एंड सेकंड इज नोन एज मौकूफ। तो जैसे अब लिखा हुआ है, हम्म। तो इसमें सर जज्म हमें कैसे, कहाँ लगाना होता है, कैसे होता है सर, हमें कैसे पता चलेगा क्या ये? लिखा हुआ है? सर व्हेन टू साइलेंट लेटर्स कम टुगेदर देन फर्स्ट वुड बी नोन एज अ जज्म एंड सेकंड इज नोन एज मौकूफ। हाँ, वो चलो ठीक है, हो गया, वो उसकी डेफिनेशन हो गई। सिंपल तरीका यही है। जैसे अब लिखा हुआ है इन्होंने बुक में। अब, हाँ जी। तो अब में तो अब हो जाएगा ना, अब ये हो गया। अब इसमें क्या, इसमें कुछ नहीं है, जज्म लगाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने एग्जाम्पल में यही दिया हुआ है ना सर, मैं तो ये समझ नहीं आ रहा था इसमें छोड़ जज्म दो ना फिर। देखो, अच्छा। पहली बात तो कंपलसरी नहीं है, मत लगाओ। हम्म। दूसरा, जो सिंपल मैं बताता हूँ, जज्म लगाना जरूरी वहां होता है जहां आपको बताना है सच में कि कोई गलती से इसको कुछ और ना पढ़ ले। जहां ओके सर। होता है एग्जाम्पल के तौर पे पता और पत्ता, कि जहां मेरे को बताना है कि आप, एक हो गया पता। हम्म। ठीक है। मुझे उस आ, पेड़ का पत्ता दो, या मुझे उस पेड़ का पता दो, दोनों चीजें हो सकती हैं। कि कोई हम्म। पेड़ के बारे में पूछ रहा हो, कि पेड़ का पता हम्म। चाहिए, वहां जाना चाहते हो। ठीक है। तो पता हम्म। कैसे लिखोगे, हिंदी में होगा, ये हो गया पता। और पत्ता कैसे होगा? आदतों के साथ। हाँ। तो हिंदी में ऐसे जो आधे त वाली जो चीजें आती हैं ना, वो हाँ जज्म जी। के साथ आप करते हो। ये तो तशदीद अच्छा, आएगा उसको ना। वो डिनोट करेंगे, तजदीद, मैं जज्म लगा देंगे हाँ, ऊपर। नहीं, ये तजदीद के साथ, ये सॉरी तो ये गलत तशदीद बताया। वाला है। ये तजदीद वाला है। अब हाँ जी जज्म सर। में जैसे मर्द और दर्द वाला मैंने बताया। अब जैसे दर्द है, दाल है, रे है, दाल है, तो जो रे आधा आ रहा है ना दर्द में। ऐसे दर्द कहाँ लिखा जाएगा? सर तो ऊपर लिखा होता है सर। दर्द तो ऊपर जाएगा अच्छा, ना। तो आधा नहीं नहीं, हाँ, अगले ऊपर लगा अगले के लो। ऊपर, अगले के ऊपर। अगले पे जाएगा, अगले पे पहला खाली अच्छा, रहेगा। हम्म। जी। हाँ, तो आधा आ रहा है ना, ऊपर लगा लो या नीचे लगा लो, हाँ जी ठीक सर। दोनों ही वे में आधा आ रहा है ना, तो ये आधा जब हम्म। आता है तब जज्म आता है। तो दोनों में सही हम माना जाएगा? हम्म। ऊपर या नीचे दोनों तरफ लगा दो तो सही माना जाएगा? अरे, हिंदी की बात नहीं कर रहा मैं। अगर हिंदी में किसी में ऊपर आ रहा है, या हिंदी में किसी में नीचे आ रहा है, दोनों का ही आपको उर्दू में तो बस जज्म ही मिल रहा है ना। ये आपने, ऊपर या नीचे दोनों दोनों तरफ लगाया जा सकता है। नहीं, वो तो ऊपर ही लगाया जा सकता है। हाँ वही मैंने कहा। मैं तो ये हिंदी की बात कर रहा था। हिंदी में कई जगह ऐसे ऊपर लगता है आधा रहा, और कई जगह ऐसे नीचे लगता है आधा रहा। नहीं वो नहीं लगता है।
एक दर्द होता है, एक द्रव्य होता है, तो द्रा में वैसा लगाया जाएगा, वो द्रव्य है, वो दर्द है, दोनों में अंतर हो जाता है ना। अच्छा, चलो हाँ। ठीक है। ठीक है, मोटा मोटा वही है। लेटर को आधा करना है जज्म लगाओ, लेटर को डबल करना है तशदीद लगाओ, और दोनों ही ना सर लगाओ तो चल जाता है काम। जरूरी नहीं होता। और ये मौकूफ वाला जो पोर्शन है ना, इसको सिर्फ आप इंफॉर्मेशन के लिए अपने माइंड में रखो। इसका लिखने से या पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है। आपको नहीं ध्यान रखना कि ये मौकूफ है या नहीं है, बस जब सर पूछें तो आपको पता होना चाहिए, तो आप बता देना। इसकी जो टर्म टर्म है इसकी, वो आप बता देना, डेफिनेशन ये होती है। सर एक जो और आपने एग्जाम सर ये लिया आपने था, दर्द। एक मिनट सर। सर आपने जो एक एग्जाम लिया था, क्या आप वो भेज देंगे दोबारा पीडीएफ उसकी? प्रैक्टिस कर लेंगे हम, जो आपने पीछे बीच में एक एग्जाम लिया था। हाँ, मेरे को चेक करनी पड़ेगी, मेरे पास पड़ी होगी, भेज दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि वो मिल नहीं रही। अगर किसी और कोई के बात। पास है तो प्लीज भेज दीजिए, जी बेसिक। जी, मैं तो भेज सर दूंगा। आपने वो हमजा वाली वो जो पीडीएफ थी वो भी बोला था ना भेजने को, वो भी अभी आई नहीं ना? अभी भेज देता हूँ। प्लीज सर भेज एक- दीजिए। हाँ, बस अभी एग्जाम के बाद, ये एग्जाम कह रहा हूँ ये क्लास के बाद भेज दूंगा। एग्जाम के बाद सब भेज देंगे सर। सर कोई एग्जाम। सर ये एग्जाम पास होने के बाद फिर इनकी सेकंड ईयर की भी क्लास रहती है क्या, एडवांस वाली कुछ? हाँ, सेकेंड ईयर का डिप्लोमा है। उसमें दर्शन सिंह महाराज जी की शायरी के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। फिर थर्ड ईयर का है, उसमें दर्शन सिंह महाराज जी के साथ अमीर खुसरो और दूसरे जो फारसी के बड़े शायर हैं, उमर खयाम वगैरह, रूमी, उनकी शायरी के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर फोर्थ ईयर में आपको फारसी पढ़ाई जाएगी। तो ये उसमें सर पर्शियन का पूरा ग्रामर होगी। बाहर सर इसकी मतलब जैसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है, उसकी कुछ वैल्यू होती है मतलब नहीं, हम कोई अगर। वैल्यू नहीं है। अच्छा अच्छा। आप बाहर जाओगे नौकरी मांगने, नहीं मिलेगी आपको कि आपको आपने उर्दू किया यहाँ से। तो एज सच वो वैल्यू नहीं है, वो बस एक ऑनररी ज्ञान, ये सर्टिफिकेट है ज्ञान कि आप ज्ञान के लिए है केवल, आपने आपने कोर्स किया। आपको ज्ञान एक के लिए। एक्नॉलेजमेंट है, आपकी एक अचीवमेंट है कि आपने यहाँ से किया हुआ है कोर्स, बताने के लिए। बट उसको आप फॉर्मली यूज नहीं कर सकते। फॉर्मली इट इज नॉट अ डिग्री। सर अभी अभी जो एग्जाम होंगे इसका भी कुछ मिलेगा क्या, फेल पास का? हाँ हाँ, सर्टिफिकेट तो सबको मिलेंगे ना। सर्टिफिकेट मिलेंगे, मार्कशीट मिलेगी। लेकिन ये है कि वैसे भी देखा जाए तो उर्दू के बेसिक आ जाने से आपके रिज्यूम में कुछ फर्क खास नहीं पड़ने वाला। कि मतलब उस बेसिस पे आप अपने रिज्यूम में ऐड कर भी लोगे कि आपको उर्दू आती है, तो उससे आजकल कुछ नौकरी का तो लेना देना होता भी नहीं है। तो फॉर्मली एज अ सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आप इसको काउंट नहीं कर सकते। बस ये आपके खुद के लिए है कि एक एक्नॉलेजमेंट है कि आपने कोर्स कंप्लीट किया है। और मेन तो चीज़ देखो, कोई भी कागज हो, कोई सर्टिफिकेट हो, इतना फर्क नहीं पड़ता। भले ही आपका एग्जाम भी ना हो, फर्क ये पड़ता है कि आपने पूरा साल लगाया, मेहनत की, और आपको अब उर्दू पढ़नी आ गई है, एक हद तक तो आ गई है एटलीस्ट। जिनको बिल्कुल नहीं मिशन में, आती उनसे तो आप एक लेवल ऊपर ही हो। तो मेन मिशन में पॉइंट है। वरीयता मिल जाती है। हाँ, मिशन के लिए मिशन में वरीयता मिल जाती है कि हमने कोर्स यहाँ से किया है, डिप्लोमा किया है। बस बस वही चीज़ है। सर ये नेक्स्ट क्लास अभी कब से चालू होगी, नेक्स्ट सेशन? अक्टूबर में, अक्टूबर में। मोस्ट ओके। प्रोबेबली 14, देखो 13 तारीख को जो अपनी वो फंक्शन रहता है कवाली का, मुशायरे का, उसी दिन सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, स्टेज पे लोग जाते हैं, बच्चे बच्चे। तो उसके बाद 14 तारीख को, अगले दिन, जब जिन लोगों ने इनरोलमेंट करा रखी होती है, तो एक 14 तारीख को क्लास रखते हैं। उस क्लास में बस कोर्स के बारे में बताया जाता है। वो एक इंट्रोडक्टरी क्लास हो गई, आधे घंटे की या 40-50 मिनट की। उसमें बस बताया जाएगा कि आपको पूरे साल क्या कराया जाएगा। और उससे पहले अश्विनी अंकल आएंगे, और एक दो लोग और आएंगे। सर के बारे में बताया जाएगा, जो आपको क्लास सेकेंड ईयर में पढ़ाने वाले हैं, उनके बारे में थोड़ा पढ़ाया जाएगा। हो सकता है वो अगर क्लास में हुए तो वो अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे 5-10 मिनट का। तो वैसा कुछ ही रहता है, इंट्रोडक्शन ही रहता है। हो सकता है जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन ले लेंगे, और जनरल इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देंगे। उसके बाद आपका
जो पहली क्लास होगी वो अक्टूबर की फर्स्ट या सेकेंड वीक से शुरू होगी, मतलब 8-10 अक्टूबर मान के चलो कि आपकी क्लास शुरू हो जाएंगी। सर ये रजिस्ट्रेशन दोबारा होगा उनका हाँ, या इसी रजिस्ट्रेशन पे दोबारा चलेगा? होगा, अलग से फीस भी देनी पड़ेगी आपको। ओके सर। मतलब किताबें वो ईयर ईयर टू किताबें ईयर बदल चलता है जाएंगी। ना। किताबें भी किताब बदल जाएंगी, आपको सेकेंड ईयर की किताब भी लेनी पड़े, किताबें शायद नहीं लेनी पड़ेंगी क्योंकि मताए नूर तो सबके पास होगी ही। तो सेकेंड ईयर में तो मताए नूर मंजिले नूर यहीं से पढ़ाया जाएगा। तो आप उर्दू उर्दू। में ज़रूर किताब खरीद लेना, मताए नूर मंजिले नूर, और सेम हिंदी में भी ले लेना ताकि दोनों वर्जन्स की किताबें आपके पास हों। जिनके पास पहले से हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सेकंड ईयर में सर भी बदल जाएंगे, सर ये वाले सर नहीं पढ़ाते, सेकंड ईयर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वो दूसरे सर हैं, वो पढ़ाते हैं, बकर खान जी। सर पूछना है। हाँ हेलो सर, हाँ जी हाँ जी। मैं बोली सर एक क्वेश्चन पूछना है कि सर गजल और शायरी में क्या फर्क होता है? हमें ये समझ में नहीं आता, बड़ा गजल में और कॉमन है, शायरी में। देखो मैं बता देता हूँ। देखो, एक शेर होता है, शेर में ना 2 लाइनें होती हैं। हाँ जी। हाँ, कि एग्जाम्पल के तौर पर दर्शन सिंह महाराज जी का एक शेर है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, ये एक लाइन हो गई, लाइन नंबर 1। हम्म। वरना ताहत के लिए कुछ कम ना थी करूबियां, ये इसकी दूसरी लाइन हो गई। तो हाँ ये जी। 2 लाइनों को मिला करके बन गया एक शेर। शेर। ठीक है, तो 2 लाइनों को, ये पहली लाइन को बोलते हैं मिसरा उला, और दूसरी लाइन को बोलते हैं मिसरा सानी। मिसरा उला मिसरा सानी, इन दोनों मिसरों को मिला करके, मतलब एक लाइन मीन्स एक मिसरा, और 2 लाइन को मिला करके एक शेर। और अलग अलग जब शेर होते हैं ना, जैसे एक शेर हो गया, फिर उसके बाद वहीं पे दूसरा शेर हो गया, वहीं पे फिर तीसरा शेर हो गया, कई वहीं शेर पे बल्कि चौथा गजल शेर बन हो जाती गया, है। और वहीं पे फिर पांचवा शेर हो गया। तो कम से कम एक गजल के अंदर 5 शेर होते हैं जो कि अपनी बात को कॉन्टिन्यूटी में रखते हैं, कि मतलब कोई एक चीज बात हुई पहली 2 लाइनों में, थोड़ा सा उसका कॉन्टिन्यूएशन या सेम लय के अंदर तीसरी चौथी लाइन भी, फिर पांचवी छठी लाइन भी, सातवीं आठवीं भी, और नौवीं दसवीं भी। ऐसे फिर आप जितना मर्जी कोई आगे बढ़ते जाओ, एक गजल में इन्फिनिट टाइप के शेर हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं, जितना आप लिखना चाहो। नॉर्मली लोग 5 से लेकर 10 12 15 तक डाल देते हैं। वो किसी का शेर बड़ा हो, किसी की गजल बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, लेकिन मिनिमम 5 तो रखने ही है। तो 5 शेरों का ग्रुप जब बना लिया आपने, और पांचों शेर एक ही लय के अंदर हैं, तो इस पूरे ग्रुप को गजल बोलते हैं। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू और सर। सर ये एक होती है नज्म। अब नज्म में क्या होता है, ऐसे नजम भी होती है। दो दो के ग्रुप नहीं होते। नज्म में होता है कि मैंने पूरी सीधी एक किसी बात पे मैंने 10 लाइनें बोल दी, वो इकट्ठी 10 लाइनें बोल दी। वो ऐसा नहीं है, ग्रुप में नहीं है, 10 की हो सकता है वो 9 लाइनें भी हों। वो मतलब वो ये तो सारी इवन में जाएंगी, वो ओड में भी जा सकती हैं। वो पूरा एक पैराग्राफ इकट्ठा है। ठीक है, उसको नज्म बोलते हैं। उसमें सर जरूरी ये नहीं है कि पहली 2 लाइनों का एक अलग ग्रुप बन रहा है या दूसरी 2 लाइनों का अलग ग्रुप बन रहा है। वो उनका अलग अलग मतलब नहीं बनेगा, उसका पूरा जब इकट्ठी 10 लाइनें होंगी तभी मतलब बनेगा। दैट इज कॉल्ड नज्म। सर ये एक थैंक यू बारी सर। शॉर्ट में मौकूफ की और साकिन की एक बार डेफिनेशन बता दोगे? मौकू अभी अभी किसी आपने ने बताया बताई ना। थी। हाँ, एक बारी क्लियर करना था मुझे। जैसे एकदम एग्जैक्टली हमें उसका आंसर देना है, तो क्या देना है, क्या है मौकूफ? जो मुझसे पहले शायद वो आशीष जी बता रहे थे, आशीष जी आप बता रहे थे या मैं बोल रहा था गौरव, सर। मैं गौरव चौक जी साग बता रहे थे? साकिन आशीष भी। बता रहे थे। पेज नंबर 16 पे पढ़ लो ना आप, बुक में दिया हुआ है नीचे। व्हेन टू अच्छा साइलेंट लेटर्स कम टुगेदर, द फर्स्ट वुड बी नोन एज जज्म एंड द सेकंड इज नोन एज मौकूफ, आल्सो नोन ठीक। एज साकिन। बस अच्छा, इतना ही बताना है। मौकूफ और साकिन एक ही एक ही चीज है? चीज है, हाँ जी। ओह ठीक। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। हाँ जी।
हाँ 11 बज गए। आई थिंक क्लास आज की यहीं तक है। अभी तक हमने कोई गज़ल तो आज नहीं पढ़ी, बट आपके क्वेश्चंस के आंसर हो गए होंगे। और ये इस बैच की आखिरी क्लास थी। 14 तारीख को शायद हम क्लास नहीं लेंगे। अब आपके पास संडे को शायद 9 तारीख को आपकी एक क्लास सर की आखिरी क्लास होगी, या हो सकता है 9 तारीख की क्लास को भी कैंसिल कर दिया जाए, पता नहीं है। तो अब 15 तारीख को डायरेक्टली एग्जाम होगा आपका। वो हमारी आपके अभी बुक तो बची है ना, आपके बुक रीडिंग। मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी जी, शुक्रिया। तो सर एक आज बार हमारी और फ्राइडे को लेक्चर ले लीजिएगा एग्जाम के बाद, सिर्फ बातें ने करने के लिए। मतलब एग्जाम के बाद आपसे कैसे? बातें करना अच्छा लगता है सबको बहुत। अच्छा, ऐसे चलो वैसे। हाँ पेपर वैसे डिस्कस मिलना करेंगे जुलना हम। होगा तो इनफॉर्मली एक रख लेंगे एग्जाम के बाद, चलो पेपर डिस्कस करेंगे एक दिन। अच्छा, कर अच्छा लेंगे। इस बीच में अगर नेट चला गया तो क्या करेंगे फिर हम? नेट चला नेट गया तो चला गया। आप एग्जाम तो कंटिन्यू रखिएगा, आपको पीडीएफ तो मिल जाएगी। एग्जाम की शुरुआत में जो पीडीएफ मिलेगी उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे भी मिल सकती है क्वेश्चन पेपर की। तो व्हाट्सएप से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके मोबाइल पे रख लीजिएगा। अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर पे रख लीजिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन पेपर दिखता रहे। सर बीच में अगर पिछली बार तो इंटरनेट ऐसे ही चला भी दिखाया गया था। तो एटलीस्ट आपके पास एग्जाम का पेपर तो होगा करने के लिए, तो आप पूरा उसको कंप्लीट कर सकते हो। सर तो पिछला वाइवा पेपर तो आपका रह सिर्फ जाएगा। दिखाया था वाइवा स्क्रीन आपका पे। आप बाद में बता सकते हो कि नेट चला गया, तो वाइवा आप दोबारा ले लेंगे। हाँ जी, क्या कह रहे थे? सर पिछला पेपर तो ऐसे ही दिखाया था स्क्रीन पे। हाँ तो स्क्रीन पे दिखा देंगे। देखो यार, वो वहाँ पे उस समय बात हो जाती है, वो आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी मिलेगा। उस समय अगर आपका इंटरनेट चला गया, कोई दिक्कत हो गई, लाइट चली गई, प्रॉब्लम आ गई, तो आप फोन करके बता सकते हो अपनी दुविधा कि ये प्रॉब्लम है। तो उसका सॉल्यूशन वो हेल्पलाइन वाला जो वॉलेंटियर है वो बता देगा कि आपको टाइम ज़्यादा दे सकते हैं, या आपके लाइट आने का इंतज़ार करेंगे कि मान लीजिए आपका आधा घंटा वेस्ट हुआ तो आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा दे देंगे। नहीं नहीं सर, मैं तो कुछ ना वैसे कुछ है कि सॉल्यूशन तो पीडीएफ निकालेंगे कह ना। रहा था सर। सर मैं पीडीएफ की बात कर रहा था कि पीडीएफ नहीं भेजते सर, अगर स्क्रीन पे दिखाते हैं। नहीं नहीं हो सकता है दे दें, अच्छा डिपेंड ठीक करता है। है वो। देख ठीक सर। लेंगे। अगर नहीं भी देंगे तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, अगर आपकी लाइट चली गई और इंटरनेट चला गया और एग्जाम सिर्फ स्क्रीन पे दिख रहा था, वो आप नहीं देख पा रहे हो, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके बताओगे तो सही कि मैं जानबूझ के मैं आउट नहीं हुआ, मेरी लाइट चली गई है या मेरा इंटरनेट चला गया है। तो फोन करके बताना तो आपको पड़ेगा ना, तो उसके बाद आपको जो उसमें हेल्प की जाएगी उसके हिसाब से। ये बहुत मतलब अनकॉमन है, ऐसा होता तो नहीं है अमूमन, बट बाय चांस अगर किसी के साथ हो जाए तो सोल्यूशन हर चीज का होता है, टेंशन नहीं लेनी। किसी का एग्जाम छूट गया दोबारा ले लेंगे, क्या दिक्कत है। बट कोशिश करना सब टाइमली आए, टाइमली एग्जाम दें। सर अभी ये आप नहीं होते तो हम उर्दू सीख नहीं पाते सर। नहीं, क्यों? सर भी तो अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसे मत को। मैं ना होता तो सर होते। सर से संडे संडे क्लास भी इनफ थी। सर पढ़ाते तो हैं सर, मजाक तो नहीं कर सकते सर के साथ। अच्छा सर की स्पीड बहुत तेज रहती है सर, वो एक वन वे ट्रैफिक है। अच्छा, हाँ ये भी सही है। सर ठीक है। यहाँ हम आराम से समझ पाते हैं। गौरव जी, हमने एग्जाम का पेपर डाल दिया ग्रुप में। ये ठीक है। ये अभी अभी हाफरली में पेपर हुआ था, इसका क्या ना कोई है कौन रिकॉर्ड अब? थैंक यू जी, थैंक यू बेला जी। रिकॉर्ड क्या? ये अभी यानी जो पेपर हुआ था इधर मानो मई मई में, तो हाँ उसमें मैं तो बिहार था, तो उसका कोई है का ना प्रूफ यानी देखने के लिए? होगा, हाँ बेला जी बेला मेरे जी ने। पास है अंकल जी, मैं डाल देती हूँ। हाँ वो डाल अच्छा देंगे। ठीक ठीक ठीक, ओके। लेकिन सर ये ग्रुप सबके अलग अलग हैं, जैसे अभी इन्होंने डाला है बेला जी ने, वो हमारा ग्रुप में नहीं है, तो वो नहीं दिख रहा हमारे ग्रुप में। नहीं देखो, मैं डाल बताता हूँ आपको। एक ग्रुप ना कॉमन भी है। हाँ, पर वो कॉमन अच्छा, उसी से जाएगा। एडमिन 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 ऑपरेटेड बस। आप बेला जी उसमें उसमें ना, डाल दीजिए ना लोग। उसमें आप ये काम कर सकते हो कि उसी में जो एडमिन। एड डालती हूँ। नंबर ले लो फूल सिंह जी का उसमें से और डाल देना। जी 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 जी। हाँ मतलब मेन वाले ग्रुप में नंबर तो सबके दिख ही रहे होंगे ना नाम के साथ। मैं तो उसमें डाला है उसमें।
ये या तो आपको अभी जो बहुत चैट, एक काम करो, अभी चैट बॉक्स चल रहा है, चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो आप। और एक बारी ना सर दे- ये एडमिन मतलब कोई डाल दे ना, टीईयू वाले ग्रुप में डाल दे दोनों चीजें, तो हम सबको पास मिल जाएंगी। अब मेरे को भेज दो, मैं सबको वो चारों ग्रुप्स में डाल देता हूँ। कोई ऐसी जी चीज हाँ। है जो स्टूडेंट्स को, एक दूसरे स्टूडेंट्स को देनी है, बतानी है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, वो ज्यादा बढ़िया ये है। अच्छा, ये अच्छा है। दीदी, क्योंकि मैं बेला दीदी दीदी चारों हम ग्रुप्स आपको के अंदर भेजेंगे। हूँ। ये बेसिक बेला वन दीदी में आप भी आप हो दीदी सर, भैया को बेसिक वन भेज में दो। डाला मैं है बेला चारों जी में ने। हम हूँ, मैं बेसिक अरे 1 2 शिल्पा 3 क्या 4 4 ग्रुप है, चारों में हूँ मैं चारों में शिल्पा डाल क्या दूंगा। कर रही है? शिल्पा कुछ कह रही है, क्या कह रही है शिल्पा? यही बेला यही दीदी मैं चारों कहती यही चारों मिलकर के अमित जी 83 को लोग भेज हुए दो। हैं ना। हाँ जी। नहीं, मैं ये कह रही थी ना बेला दीदी, आप अमित जी को डाल दो ना, अमित सर को डाल दो हाँ आप। मैं हाँ हाँ, मेरे को हाँ डाल दो, जी मैं भेज दूंगा। जी सर, हाँ आपको डाल देंगे जी। ठीक है, ठीक है। ऐसा मैंने थैंक यू बेला जी, आपकी वजह से जी। पेपर मिल जाएगा, किसी को नहीं मिल अरे रहा था। अब बेसिक वाला हमारी ग्रुप में डाल मुलाकात रहा है, होगी बेसिक वाले में डाल रहा किरपाल बाग में है। 13 सितंबर को। सर ओवरऑल थैंक यू आपका भी बहुत बहुत, आपने ठीक है हम सर, जैसे को किया। 12 तारीख को मैं भी पहुंच जाऊंगा वहां पे। जी जी जी, थैंक यू हाँ। सर, थैंक यू और, सो पहुंच मच के सर। कॉल और करना, जो जो दिल्ली पहुंचे कॉल कर लेना, सब आपस में एक यूनियन कर लेंगे, मिल लेंगे सब, रीयूनियन। सर रीयूनियन सर कर लेंगे। सर सर नहीं सर, सावन सावन आश्रम में डिस्पेंसरी होम्योपैथिक में मिलेंगे, बैठेंगे और वहीं अच्छा, से कॉल कर लेंगे। सर होम्योपैथी, इश्क की चलो। कोई नहीं अंत था, हाँ जी, इश्क का आगाज ही होम्योपैथ आगाज है। सर सही आप बात है। पहचान जाओगे, सर आप कोई पहचान जाओगे हमें, हैं? आप पहचान होम्योपैथिक जाओगे डिस्पेंसरी नहीं हमको। नहीं, सावन कॉल आश्रम में कॉल 58 कर नंबर लेना पे ना, आ मेरा जाइए। नंबर तो नहीं सबके सर, पास इतना है ही। परेशान किया है सर सर, हम तो तो सर पहचान आवाज से पहचान जाएंगे, ये सर हम इन्होंने तो हाँ मेरे को पहचान बहुत लेंगे। परेशान किया है। हाँ, कुछ लोगों को तो मैं शक्ल से भी पहचान लूंगा, बाकी कई लोगों को आवाज से पहचान लूंगा। इन्होंने हमको मुझे तो बहुत जानते सवाल हैं, पूछे हैं। हमको सब जानते हैं। हाँ। हमको तो पता नहीं लेंगे। जी थैंक जी। यू, तो थैंक यू सो मच आ- सर। थैंक यू जी। आपको आपका थैंक यू आपको बहुत सर, समझा। थैंक सर, थैंक आपने यू पढ़ाया सर। हम लोग को। थैंक थैंक यू यू जी, सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक सो यू मच जी सर, सर। सर, थैंक यू वेरी मच जी सर। जी जी अरे थैंक यू बहुत बहुत सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस जी क्लास जी को जी थैंक जी। यू सर। धन्यवाद। चलिए, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट है सबको। बाकी थैंक यू बढ़िया सर। ही होगा एग्जाम, थैंक यू फ्री सर, माइंड थैंक होके थैंक यू आपने सर। एग्जाम देना। चलो सर, ये बेला जी वाला आ रहा है तो फिर इसको डाल देना ग्रुप पे। बहुत मैं, बहुत हाँ, मैं धन्यवाद डाल आपका। दूंगा, मैं बाकी सारी पीडीएफ्स भी इकट्ठी करके सारी डाल देता हूँ। तो जी सर, थैंक यू सर। जी जी जी। आपके सही थैंक आपके यू। सहयोग के लिए बहुत बहुत गैलेक्सी ए धन्यवाद। 31 सर, फूल सिंह जी हैं जो पिछली बार आप पूछ रहे थे। अच्छा अच्छा, पिछली बार फूल सिंह जी ने कुछ बात ही नहीं की ना, म्यूट पे ही थे। जी कहाँ पे? लास्ट क्लास में आप शायद म्यूट पे थे पिछली बार, फ्राइडे को आपकी आवाज कम ही आ हाँ रही थी। हाँ, मैंने बार बार यहाँ से भेजा का नाम कि मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ। मैंने कई बार लिख करके भेजा, आखिर में जुड़ गए थे। अच्छा अच्छा। कई बार लिख करके फिर मैंने सचिन जी को भेजा तो सचिन जी ने कहा आप जो है अभी आप जुड़ जाएंगे, मैं करता हूँ प्रयास। फिर जुड़ गए थे बाद जी जी जी। चलिए, बढ़िया। खिलाएं, धन्यवाद जी, फुल मिलते खिलाएं हैं। ऐसा थैंक यू बोलते सर, थैंक यू। जी हैं। जी। में। चलो, सबको आशीष मिल जाएगी। जी। जी थैंक यू महाराज। ऑल द बेस्ट टू ऑल, ऑल द सबको ऑल बेस्ट। द बेस्ट। थैंक यू। अभी अभी मिलेंगे, आप तो मिलोगे संडे let's क्लास में। your let's your ठीक है, pal। नहीं बोल रहे हैं ना सर, शायद कैंसिल हो जाए क्लास, पता नहीं। हाँ नहीं, अभी जी। कल वाली तो, परसों वाली तो है। पर हो सकता है हो, मतलब 14 तारीख को नहीं है, 14 तारीख को मेरी बात हुई थी तो कह रहे थे कि एग्जाम से एक दिन पहले क्लास नहीं रखेंगे, तो 14 वाली तो नहीं अभी है। अभी वो हमारी बुक की भी 2-3 पेजेस पेंडिंग है रीडिंग के। तो हो सकता है वो सर संडे को करा दें फटाफट, हम्म। जी सर। या लास्ट के 1 2 पेज रह भी जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ता। जी, अच्छा। ठीक है। आता है लास्ट को भी वैसे। छोड़ ही देंगे। हाँ, ठीक है जी। ठीक है, अब क्या पता थैंक यू। एग्जाम ही लास्ट वाले 3 पेजेस में से आना हो। नहीं, अभी पूछा हाँ, गया था नहीं ना नहीं, वो सर वो ने ये तो कहा वो था सही सर है, ये पीछे आएगा ये नहीं आएगा, उनको पता है नहीं आएगा। ये सही है। ठीक है जी। गुड बाय बाय नाइट। सर, थैंक यू बाय। सर। थैंक यू, बाय। थैंक यू वेरी सर, मच। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक गुड यू नाइट सो मच सर। सर। Good night। 11 11 11 हो रहा है।